हम लोगों ने जैसे ही मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर फिनिश कर लिया है, तो अभी मोल कंसेप्ट से ही रिलेटेड एक तुम लोगों का छोटा सा टॉपिक है यूडियोमेट्री। अगर तुम शीट वगैरह ओपन करोगे तो शीट में पेज नंबर 23 में ये वाली चीज़ तुम्हें कैसा मिल जाएगी, 23, राइट। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ नोन एज यूडियोमेट्री। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यूडियोमेट्री के सारे सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखने के बाद बन जाएंगे, बिकॉज मैं अभी जो पर्टिकुलर यूडियोमेट्री का सवाल ले रही हूँ ये उन टॉपिक्स मतलब वो सवाल ले रही हूँ जो तुम्हारे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अभी जैसे ऑर्गेनिक में भी आप यूडियोमेट्री को देख सकते हो उसके लिए, बट तुम्हें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, लाइक क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन और उसके बाद कायरल प्रोडक्ट्स लाइक समथिंग। तो उतना तो अभी तुमने पढ़ा ही नहीं है, अभी तो बहुत दूर है वो सिलेबस। एंड साथ ही साथ में 12th में भी जो आप लोगों का टॉपिक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर और वगैरह वगैरह टाइप के टॉपिक, आपका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, उससे भी आप यूडियोमेट्री के सवाल क्रिएट कर सकते हो। बट राइट नाउ हम लोग उन्हीं सवाल को कवर करेंगे यूडियोमेट्री के जो तुम लोगों के मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। अगेन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, जब मैं ऑर्गेनिक वगैरह कुछ महीनों बाद पढ़ा दूंगी, जब मैं 1 साल बाद तुम लोगों को सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दूंगी, तो उस वक्त उसमें फिर से मैं यूडियोमेट्री को रिपीट करूंगी उन सवालों के साथ, उन टॉपिक से रिलेटेड सवालों के साथ। ठीक है, तो आज का जो पूरा का पूरा यूडियोमेट्री है वो एक्चुअल में आप लोगों का गैस एनालिसिस है, राइट। ये वर्ड तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से याद रखना है। पहले पॉइंट मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातचीत कर रही हूँ, तुम चाहो तो गूगल सर्च कर लेना यूडियोमेट्री ट्यूब का, तुम्हें एक डायग्राम मिल जाएगा, तुम्हें यूडियोमेट्री ट्यूब का सेटअप दिख जाएगा, बट दैट इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, आप अभी 11th-12th में कभी भी यूडियोमेट्री ट्यूब के साथ काम नहीं करने वाले, इवन दो। ठीक है, अगर तुम पीजी भी कर रहे होगे और लेट्स से अगर आप लोगों ने कोई स्पेशली कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया है और तो आपको अनलेस एंड अनटिल यूडियोमेट्री ट्यूब नहीं मिलती है चलाने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करनी है। पॉइंट टू पॉइंट बातचीत ये है कि तुमने आज तक जितनी भी मोल एनालिसिस पढ़ी है, वॉल्यूम एनालिसिस पढ़ी है, या फिर मोल से रिलेटेड तुमने कोई भी कंसेप्ट पढ़ा है, चाहे वो एलआर हो, चाहे वो आप लोगों का बिना एलआर वाले क्वेश्चंस हो, सारे आपको यूडियोमेट्री में अप्लाई करने हैं। दिमाग को लॉजिकली बहुत तेज रखना है और बैलेंसिंग आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को पीओएसी से नहीं करेंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है करके। ठीक है, पीओएसी से ये सवाल आपका सॉल्व नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो हम लोग पॉइंट्स बनाते चलते हैं यूडियोमेट्री के बारे में। सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि ये आपका यूडियोमेट्री वाली जो टेक्निक है ये सिर्फ और सिर्फ तब आप लोगों के लिए किया जाता है करके जब आप लोगों के पास कोई गैशियस रिएक्शन हो रही हो। ठीक है, गैशियस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का यूडियोमेट्री वाली टेक्निक को यूज़ करेंगे। अच्छा, और उसकी बात मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जैसे लेट्स से ये आप लोगों के पास एक यूडियोमेट्री की ट्यूब है, ये मैं जस्ट एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि मेरा डायग्राम एक एक्चुअल यूडियोमेट्री ट्यूब को रिजेंबल करेगा, सिर्फ कुछ पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में मुझे डालने हैं उनको बताने के लिए। अदरवाइज यूडियोमेट्री ट्यूब कैसी दिखती है तुम अगर उसका गूगल सर्च करोगे तो भी तुम्हें वो चीज़ ठीक से मिल जाएगी करके। ठीक है, तो लेट्स से आप लोगों के पास एक यूडियोमेट्री ट्यूब है। उस यूडियोमेट्री ट्यूब के जो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, टर्मिनल्स का मतलब जो उसके कोने होते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे ये जो टर्मिनल्स हैं, लेट्स से ये टर्मिनल्स बनाए जाते हैं आप लोगों के प्लैटिनम से। तो पहला पॉइंट ये आप लोगों को याद रखना है कि यूडियोमेट्री ट्यूब का जो टर्मिनल्स है वो किससे बने हुए हैं, प्लैटिनम से बने हुए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इन टर्मिनल्स के बीच में यहाँ पर आप लोगों की गैसेस फिल होती है। ठीक है, जिन गैसेस को आपको रिएक्ट कराना है, जिन गैसेस के बीच में रिएक्शन करानी है, उन गैसेस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, मतलब उन गैसेस को यहाँ फिल करते हैं। अब ऑब्वियस है कि गैसेस रखे रखे रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अगर गैसेस को रखे रखे रिएक्ट करना होता तो तुम्हारा जो एयर है उस एयर में तुम खुद सोचो कितनी सारी गैसेस मौजूद है, राइट। क्या ये अपने आप रिएक्ट करती हैं? क्या ये तो नहीं करती हैं। तो इसका मतलब आपको समथिंग कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी,
है ना कोई एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, तो ही आप लोगों की गैसेस क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी करके। सो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में ये जो आप लोगों के प्लैटिनम के जो टर्मिनल्स हैं, इन प्लैटिनम की टर्मिनल्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर स्पार्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्पार्क वहाँ पे क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ताकि वो जो आप लोगों की गैसेस हैं उन गैसेस को क्या मिल सके, रिएक्ट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सके। और उसके बाद जब उन लोगों को एनर्जी मिल जाएगी तो वो लोग क्या करेंगी, फिर अपना आगे क्या करने वाली हैं, वो लोग लेट से रिएक्शन शो करेंगी। ठीक है, तो बस ये तुम लोगों को पॉइंट याद रखना है। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट यूडियोमेट्री से रिलेटेड है। वो नेक्स्ट पॉइंट तुम लोगों का ये है कि यूडियोमेट्री में जब तक आपको टेम्परेचर के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल जब तक तुम्हें टेम्परेचर के बारे में नहीं बताया गया है, तब तक आप बिल्कुल भी यूडियोमेट्री में टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर मान के चलोगे। ठीक है, यानी कि पॉइंट ये मान के रखो कि इफ़ टेम्परेचर इज़ नॉट मेंशन, अगर आप लोगों को टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, देन आप लोगों को क्या करना है, टेक, ठीक है, इट एज ए रूम टेम्परेचर, उसको क्या मान लेना, अपना रूम टेम्परेचर। अच्छा, अभी जब गैसेस आप लोगों की रिएक्ट करती हैं, राइट, जब आपकी गैसेस रिएक्ट करती हैं तो ऑब्वियसली जो गैसेस आपकी रिएक्ट कर रही हैं वो गैसेस कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेंगी। मान लेते हैं कि अगर आप लोगों के प्रोडक्ट साइड में, इफ़ ऑन प्रोडक्ट साइड कर लेना ग्रामर की, ठीक, वहाँ पे जो भी हो रहा, अगर आपके प्रोडक्ट साइड में रूम टेम्परेचर पर अगर मान लेते हैं वहाँ पे H2O फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, आप लोगों का H2O फॉर्म हो रहा है, तो याद रखोगे यहाँ पर कि ऐसे केस में हम लोग उस पर्टिकुलर H2O का या फिर किसी दूसरे भी लिक्विड का या फिर किसी दूसरे सॉलिड का जो वहाँ उस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, इन सब का वॉल्यूम हम ज़ीरो लेंगे। सॉलिड का वॉल्यूम क्यों ज़ीरो ले रही हूँ, बिकॉज गैसेस और लिक्विड्स, अगर मैं इनके वॉल्यूम को कंपेयर करूँ ना किसके साथ, आपके गैसेस, तो नॉट लिक्विड और गैसेस, अगर मैं इन लोगों के वॉल्यूम को कंपेयर करूँ, किसके साथ कंपेयर करूँ, आप लोगों के क्या कहते हैं उसको, गैसेस के वॉल्यूम के साथ, तो वो चीज़ क्या होती है, बहुत 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 क्या होती है, कम होते हैं। तो देयरफॉर उनके वॉल्यूम्स को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे, वी विल जस्ट क्या करेंगे, वी विल इग्नोर इट। ठीक है, उसको हम लोग बिल्कुल भी भाव देने वाले नहीं है, वो आपका कंप्लीटली क्या रहेगा, इग्नोर रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यूडियोमेट्री से रिलेटेड और क्या है हम लोगों के पास। ठीक है, तो देखो वो यूडियोमेट्री से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे आपको POAC का कंसेप्ट मत लगाना। ठीक है, देखो ये एक्चुअल में ना एक तरीके का एक्सपीरियंस होता है। कई सवाल, वैसे तो कई क्या मोस्ट ऑफ द सवाल POAC से सॉल्व हो जाते हैं, बट मैं तो आज तक जितने भी यूडियोमेट्री के सवाल करती आई हूँ, मैंने कभी भी उसको POAC से सॉल्व नहीं किया। आई ऑलवेज सॉल्व देम विद द बेसिक आइडिया ऑफ मोल एनालिसिस, लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल। ठीक है, यही वो तरीका है जिससे क्या कर सकते हो करके आप फटाफट मतलब क्वेश्चन कर सकते हो। फालतू POAC में इसमें मत पढ़ना। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप लोगों को रिएक्शन बैलेंस करते आना चाहिए। अच्छा ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द पर्सनस या पीपल्स को आएगा, कोई इशू नहीं है। बट कई बार कैसा होता है कि रिएक्शन तो तुम बैलेंस कर लोगे, बट आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए। इफ़ यू आर अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो आप बैलेंस कैसे करोगे बराबर। तो वो एक्चुअल में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया में मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, 10th में भी सिखाया गया होगा तुम लोगों को अगर केमिस्ट्री में बैलेंसिंग पढ़े हो तो, कि वो ये कि जब भी आप लोगों के पास कोई हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एंड क्या मौजूद है, तुम लोगों का हाइड्रोजन मौजूद है। और अगर उस हाइड्रोकार्बन को तुम O2 के साथ, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ कंबशन करते हो, कंबशन वर्ड यूज़ किया जा सकता है या फिर एक्सप्लोशन वर्ड यूज़ किया जा सकता है, तो याद रखना क्योंकि वो एक हाइड्रोकार्बन है, तो वो हाइड्रोकार्बन का चाहे कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहे, चाहे वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डेकेन, नोनेन, ठीक है, दो डेकेन, कुछ भी रहे, ठीक है, चाहे कितने भी कार्बन हो, कितने भी हाइड्रोजन हो, हमेशा एक हाइड्रोकार्बन, वेदर इट इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, इट डजंट मैटर, वो हमेशा बर्न होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 एंड H2। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो इसके बेसिस पर मैं तुम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ये इन्फॉर्मेशन वैसे तो तुम खुद भी बैलेंस कर लोगे, राइट, बट मैं फिर भी करा कर दिखा दे रही हूँ। एंड बेटर रहता है कि आप उसकी बैलेंसिंग को किसी जो स्टोकियोमेट्री आएगी उसको याद करो, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ है, याद कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। कितनी चीज़ों को दिमाग में आज मतलब एट अ टाइम आप डिराइव करोगे, क्योंकि उतने में कैसा टाइम भी बर्बाद हो जाता है। लेट अस अज्यूम दैट कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है CXHY। ये मैंने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया। इसको मैंने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ इसका कंबशन कर रहे हैं हम लोग O2। तो जैसे तुम्हें पता है कि हाइड्रोकार्बन के सारे हाइड्रोकार्बन जलने के बाद आएंगे CO2 बनाएंगे, H2 बनाएंगे, H2 बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में। अभी जो मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में आप चेक करो कि कार्बन के मास एटम्स कितने, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर इन द रिएक्टेंट साइड, तो X है। सो फॉर बैलेंसिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे C के सामने क्या लगा देंगे, X लगा देंगे। फिर कार्बन के बाद किसकी बैलेंसिंग करनी चाहिए, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करनी चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन Y है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो उसको क्या ले लेना चाहिए, Y/2। ये 10th क्लास में सिखाया जाता है करके कि Y2 वगैरह कैसे लेते हैं। अच्छा, अब आ जाती है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की। सो आप इस तरफ चेक करो, आपके रिएक्टेंट साइड, आपके रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है, तो आप बोलोगे कि 2 ऑक्सीजन है, राइट। अच्छा, और अगर मैं बोलूँगी कि प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, तो प्रोडक्ट साइड में तुम्हारा जवाब होगा कि x इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2x और y/2 इतने होंगे। अब देखो, हमें ये तो पता है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सो आई अज्यूम दैट कि इस ऑक्सीजन के सामने में जो नंबर ऑफ एटम्स है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के आगे भी कोई ना कोई स्टोकियोमेट्री रही होगी। सो आई अज्यूम दैट कि यहाँ पे रिएक्टेंट के सामने जो स्टोकियोमेट्री है वो कितनी है, n है। सो दैट कि रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। सिंस वी नो कि हर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, तो यानी कि लेफ्ट साइड में, यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकती हूँ करके कि देयरफॉर 2n इक्वल टू कितना, 2x प्लस y/2। सो सिंपली इफ आई से कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, ताकि मैं इस n की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकूँ O2 के सामने, है ना, क्योंकि n इज नथिंग बट अ स्टोकियोमेट्री। सो तुम लोगों के पास यहाँ से n की वैल्यू निकल के आएगी x प्लस y/4 हो। सो कि इस पॉइंट में किसी को इश्यू ना हुआ हो, मैं वहाँ पे 2 डिवाइड में लेके गई हूँ दोनों मतलब टर्म्स के। तो यानी कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि अगर आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है CXHY और यहाँ पे अगर O2 है, तो O2 के सामने में हमें क्या स्टोकियोमेट्री रखनी है, हमें स्टोकियोमेट्री रखनी है x प्लस y/4। फिर ये एरो है, फिर यहाँ पे एरो की तरफ क्या है, x टाइम्स ऑफ CO2 और यहाँ पे क्या है y/2 टाइम्स ऑफ व्हाट, आप लोगों का H2O। ये इस तरीके से मैंने एक हाइड्रोकार्बन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रख ली, जो मेरे को अभी नहीं भूलनी है, बट इसमें याद रखने लायक कुछ नहीं है। जिसको ये पार्ट समझाए कि बैलेंसिंग मैंने कैसे की है, वो ऑन द पेपर या एट पेपर जब भी आप उसको ग्रामर अपनी ठीक कर लो, वो वाली चीज़ कैसा वो खुद भी कर सकता है, ठीक है। उसमें कोई नीड नहीं पड़ेगी करके कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। बट फिर भी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो याद रख सकते हैं, तो इट्स बेटर टू रिमाइंड इट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो देखो, नेक्स्ट टॉपिक तुम लोगों का क्या है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि चीज़ें हमेशा तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन हो। कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिख के आता है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक नहीं है क्या, वो भी ऑर्गेनिक ही है, बट दे स्पेसिफिकली कंटेन्स द एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड नन अदर। उनके अंदर और कुछ भी नहीं होता। बट when we say that compounds are organic, तो उनके अंदर ऑक्सीजन हो सकता है, उनके अंदर नाइट्रोजन हो सकता है, दे में कंटेन फॉस्फोरस, दे में कंटेन सल्फर, राइट। इस तरीके की चीज़ें उनके अंदर हो सकती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है। तो वैसे तो क्वेश्चन को अगर तुम टॉप टू बॉटम पूरी तरीके से रीड करोगे, तो कोई ना कोई देखो हिंट वहाँ पे लिखी रहेगी कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है कि फॉस्फोरस है कि सल्फर है कि क्या है कि कोई हेलोजन है। बट लेट्स से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिससे तुम ये पता लगा सको कि आपका वो जो कंपाउंड है
ठीक है, वो कंपाउंड आप लोगों का क्या है ऑर्गेनिक में, मतलब उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और क्या है। तो आप लोगों को अगर कोई हिंट नहीं दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है, ये बात याद रखना, इफ नो हिंट इज गिवन अबाउट द एक्स्ट्रा एलिमेंट, इफ नो हिंट इज गिवन अबाउट एक्स्ट्रा एलिमेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है। इफ नो हिंट इज गिवन अबाउट द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आई विल से देम लाइक OC, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, अज्यूम करोगे इट एज ऑक्सीजन, देन अज्यूम दैट एक्स्ट्रा एलिमेंट एज ऑक्सीजन एटम। इस चीज़ को आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, दैट एक्स्ट्रा एलिमेंट एज ऑक्सीजन, ठीक है। उसको क्या अज्यूम कर लेना कि वहाँ पे क्या मौजूद है, आपका ऑक्सीजन मौजूद है। अगर कोई हिंट नहीं दी है तो, ठीक है, मेरे वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर कोई हिंट नहीं दिया हुआ है तो आप लोगों को उसको ऑक्सीजन के जैसे मानना है। सो लेट्स सी, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास कुछ इस तरीके से है, मैंने अभी ऑक्सीजन ही मानकर चल रही हूँ कि कार्बन वहाँ पे X है, हाइड्रोजन वहाँ पे Y है और ऑक्सीजन वहाँ पे Z है। तो देखो अगेन मैं इसको जला रही हूँ, तो जलाने के लिए मुझे O2 चाहिए होगा, प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ नया नहीं बनेगा, कार्बन जलने के बाद CO2 और हाइड्रोजन जलने के बाद H2O, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बैलेंसिंग की नीड है, इसकी बैलेंसिंग भी मैं उसी तरीके से करूँगी जैसे मैंने ऊपर वाली की है, ठीक है। तो पहले तो कार्बन को मैंने बैलेंस कर लिया, सो कार्बन आर कितना आपका X, और हाइड्रोजन को बैलेंस करूँगी तो Y/2। मान लेते हैं यहाँ पे O के सामने की स्टोकियोमेट्री कितनी है, N, ताकि आप लोगों के रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पे लोगों से गलती होती है, 2N+Z। ये देखो ना, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है, इससे प्रीवियस वाले केस में वहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए वहाँ पे +Z नहीं आया था। तो 2N+Z इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाला जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम लोगों का 2X, ठीक है, और साथ ही साथ में ये कितना हो जाएगा Y/2। सो आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N। सो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2X + Y/2 और माइनस में Z। अभी ये वैल्यू आई है 2N की, अगर मुझे N की वैल्यू निकालनी है तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो X + Y/4 माइनस में कितना आ गया, Z/2। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे स्टोकियोमेट्री लिखनी है O के सामने, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे वो स्टोकियोमेट्री क्या रहेगी तुम लोगों की, X + Y/4 और माइनस में कितना होगा, Z/2 करके, ठीक है। तो ऐसे इसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन मान लेते हैं कभी कभी आप लोगों को पेपर में इंफॉर्मेशन दी होती है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, बट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंपल केसेस, नॉट अबाउट द टू कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो ऐसे केस में हम लोग क्या ज्यूम करेंगे कि CX है, HY है और नाइट्रोजन में यहाँ पे Z है, बराबर। अच्छा, और साथ में मैंने इसको जलाया है, सो मैं O2 दूंगी, और उसके बाद यहाँ पे CO2 है और यहाँ पे साथ ही साथ में आपका H2O है। सो बैलेंसिंग की बात करते हैं, इसकी बैलेंसिंग बहुत ईजी है, कार्बन के आगे X और हाइड्रोजन के आगे Y/2। वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस बार नाइट्रोजन भी है। तो ये बात याद रखना, नाइट्रोजन आप लोगों के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशंस में, जब तक आपको क्वेश्चन में ऐसा ना दिया जाए कि कंडीशंस बहुत ड्रास्टिक हैं, तो आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के उनसे कोई ऑक्साइड्स क्रिएट करोगे। तुमने 10th क्लास क्योंकि अभी अभी पास आउट की है, तो वहाँ एक टॉपिक होता है आप लोगों का रेंसिडिटी करके, ठीक है। तो उस रेंसिडिटी वाले टॉपिक में तुम लोगों को लिखा होता है कि जो चिप्स का पैकेट होता है उनमें हम लोग नाइट्रोजन गैस को फिल करके रखते हैं। तो उसका रीज़न तुम लोग क्या लिखते हो करके, कि आपका जो नाइट्रोजन है वो आपकी कैसी है करके, कि इनर्ट गैस है, वो आपके नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी कंडीशंस में टेम्परेचर प्रेशर के वो रिएक्ट नहीं करती है ऑक्सीजन के साथ। अगर तुम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दोगे, ठीक है, तो वो वाली क्या करेगी, आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी। यानी कि हाइड्रोकार्बन के अंदर में जो आप लोगों का क्या कहते हैं नाइट्रोजन है, वो कभी भी आप लोगों का रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्ट साइड में आप लोगों को नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन होगी, यानी कि N2, ठीक है। उसका कोई ऑक्साइड मत बना देना अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे लिखा हो।
और दूसरी बात, अगर बहुत ड्रास्टिक कंडीशन ना दी जाए तो नाइट्रोजन को अनरिएक्टिव रख के N2 ही क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं नाइट्रोजन की बैलेंसिंग कर लूँ तो ये हो जाएगा Z/2। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, तुम लोग निकालते बैठना करके कि x + y/4 कैसे आया करके। तो ये हो गया हम लोगों के पॉइंट्स। तो ये हम लोग यूडियोमेट्री के देखो अभी नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं एक बार में पहले सारे प्रवचन दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इलस्ट्रेशंस करेंगे। पूरे यूडियोमेट्री को इलस्ट्रेशंस के वाया सीखेंगे। मैं कुछ 6 या 7 इलस्ट्रेशंस तो मैं होमवर्क में दूंगी, और तुम लोगों को मैंने शीट के कुछ क्वेश्चन अटेंड करने से मना किए थे, राइट। आई थिंक 34, 36, 38। तो अब जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के इस टाइप के होंगे ना कि कोई गैसियस मिक्सचर है, मतलब अभी इलस्ट्रेशंस करने के बाद तुम यूडियोमेट्री के सवाल को पहचान लोगे करके, ठीक है। तो अगर कल को उस तरीके के सवाल देखो तो तुम उसको पहचान के अपनी शीट में से उसको फिनिश कर डालना करके, ठीक है। एंड देखो अभी हम लोगों के नोट्स क्या हैं, नेक्स्ट नोट्स में आते हैं। यूडियोमेट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है किस चीज़ का, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है एब्जॉर्बेंट का। अब पहले तो एब्जॉर्बेंट का मतलब समझ लेते हैं। अभी जैसे तुम लोग कोई प्लास्टिक का सामान खरीदने जाते हो, क्वाइट गुड क्वालिटी, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लोकल आप खरीद रहे हो, उसके इसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपने कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है, लाइक आपने टिफ़िन बॉक्स मंगाया या फिर आपने वाटर बॉटल मंगाई या कोई दूसरी चीज़, तो ऐसे में आप जब शॉप में जाते हो या फिर अगर आप ऑनलाइन डिलीवर करा रहे हो, तो ऐसे में आप देखोगे कि उन बॉटल्स के अंदर में आप लोगों को एक छोटा छोटा पैकेट मिलता है, राइट। जो छोटा छोटा क्या रहता है, पैकेट मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो छोटा छोटा पैकेट इज़ अ कैल्शियम क्लोराइड, राइट। वो कैल्शियम क्लोराइड उन बॉटल्स के अंदर में क्यों रखा जाता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ पुटिंग दैट कैल्शियम क्लोराइड इन दैट वाटर बॉटल। तो देखो उसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा ये है कि आपकी जो वाटर बॉटल होती है, उन वाटर बॉटल के अंदर में मॉइस्चर चला जाता है करके, ठीक है। तो आपकी वाटर बॉटल के अंदर में जो मॉइस्चर चला गया, अब वो मॉइस्चर को मतलब क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो कैल्शियम क्लोराइड आप लोगों के मॉइस्चर रिमूव करने का एक बहुत ही अच्छा क्या है, एब्जॉर्बेंट है। वो सारे मॉइस्चर को क्या करता है, उस बॉटल के अंदर में से रिमूव कर देता है। तो होप सो तुम्हें एब्जॉर्बेंट का मतलब समझ गया हो। एब्जॉर्बेंट वो केमिकल्स होते हैं जो किसी दूसरे केमिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब कैल्शियम क्लोराइड आपके वाटर का एब्जॉर्बेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कैल्शियम क्लोराइड पूरी दुनिया में जितने भी केमिकल्स हैं उन सभी केमिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो ज़रूरी नहीं होता है कि एक एब्जॉर्बेंट दुनिया में सारे केमिकल को एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्बेंट आर स्पेसिफिक इन नेचर, जस्ट लाइक योर बॉडी। तुम्हारी बॉडी में लेट से एक हार्मोन है जो पूरी दुनिया को पता होता है, इंसुलिन, मुझे भी पता है इसलिए। तो जैसे आपका इंसुलिन हार्मोन कैसा होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो तुम्हारे बॉडी के अंदर का शुगर है वही से कंट्रोल करता है, राइट। और तो कुछ करेगा नहीं ना। हर हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो बहुत ही स्पेसिफाइड होता है। तो सिमिलरली आप लोगों के जो एब्जॉर्बेंट होते हैं, ये किसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, ये किसको एब्जॉर्ब करेंगे, ये वाली चीज़ भी क्या होती है, बहुत स्पेसिफिक होती है। हर एब्जॉर्बेंट हर चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो एक एग्जांपल मैंने तुम्हें कैल्शियम क्लोराइड का दे दिया, बराबर। अच्छा, अभी दूसरे एग्जांपल में आ जाते हैं। दूसरा एग्जांपल है तुम लोगों के CO2 का, राइट। CO2 एक एब्जॉर्बेंट नहीं है, बट मैं बता रही हूँ, सुनो ध्यान से। अगर थोड़ा बहुत भी 10th क्लास का बायो ठीक ठीक पढ़ा है तो तुम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट होगा बायोलॉजी में करके कि फोटोसिंथेसिस, हो सकता है 10 से लोअर स्टैंडर्ड में भी हो वाली चीज़, कि आप लोगों का जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उस फोटोसिंथेसिस नामक प्रोसेस के लिए CO2 बहुत एसेंशियल होता है। ये बात तो सबको पता है, रॉ मटेरियल है करके। बट CO2 रॉ मटेरियल, हाँ राइट, बट जो आपका CO2 है, ये इस एक्सपेरिमेंट की जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में एक लीफ को क्या करते हैं, वो एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और लीफ का एक एंड बॉक्स के बाहर रहता है, जो एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहा है, और दूसरा वाला एंड एटमॉस्फेयर से CO2 नहीं लेता है। तो ऐसे केस में जो एंड डब्बे के अंदर बंद है, तो डब्बे के जब क्लोज किया गया होगा तो डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ एयर रही होगी, एयर में CO2 भी रहा होगा। तो उस कंटेनर के अंदर ना एक छोटा सा CO2 का हम लोग एब्जॉर्ब करवाने के लिए वहाँ पे क्या रख देते हैं, आपका NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
या फिर तुम लोगों का पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको वहाँ पे रखते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड आप लोगों के वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसी तरीके से जो तुम लोगों का NaOH और जो KOH है वो आप लोगों का क्या करता है, वो आप लोगों की CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर हम यूडियोमेट्री पढ़ रहे हैं, इस यूडियोमेट्री में बहुत सारे आप लोगों के क्या होते हैं, एब्जॉर्बेंट होते हैं। एब्जॉर्बेंट का मतलब क्या, ठीक है, ऐसे रिएजेंट्स, ठीक है, ऐसे रिएजेंट्स जो किसी दूसरे गैस को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस एब्जॉर्ब होंगी, लिक्विड या किसी सॉलिड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ये जो पूरी बातचीत है, ये पूरी बातचीत एक्चुअल में गैसेस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। ये बातचीत आप लोगों के लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में है ही नहीं। तो राइट नाउ जो मेरा मीनिंग है, जो टर्म है एब्जॉर्बेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म एब्जॉर्बेंट। इस एब्जॉर्बेंट वर्ड से हमें ये समझ में आता है करके कि ऐसा केमिकल, ठीक है, ऐसा केमिकल जो क्या करेगा, आपके किसी दूसरी गैस को एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोगों को ये लिस्ट याद होना ज़रूरी है। अगर तुम्हें ये लिस्ट याद नहीं होगी तो तुम ये डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन से रिएजेंट ने कौन से वाले केमिकल को क्या किया है, या कौन सी वाली गैस को उसने क्या किया है, आप लोगों का एब्जॉर्ब किया है। तो पहले हम लोग एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। पहले कॉलम की हेडिंग डाल देते हैं एब्जॉर्बेंट, और दूसरे वाले कॉलम की हेडिंग डाल देते हैं तुम लोगों का गैस, कि कौन सी वाली गैसेस को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है करके, ठीक है। तो ये दो कॉलम्स क्रिएट हो गए। अच्छा, अभी फटाफट लिस्ट एक रेडी रख लेते हैं। ये लिस्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं कि ऐसा होता है तो होता है, तो वो तुमको अभी याद रखना है। तो सबसे पहले देखो, इस एब्जॉर्बेंट की लिस्ट में नाम आता है आप लोगों के पास CO2 गैस का। देखो CO2 गैस सबसे ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलती है अपने आजू बाजू, ठीक है। तो CO2 गैस और जो आप लोगों की SO2 गैस है, इन दोनों गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बोथ आर सफिशिएंट। ये दोनों क्या कर लेंगे, आपकी CO2 को SO2 और उसके अलावा जितने भी आपके हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, इस टाइप के, ठीक है, या फिर जो आप लोगों के नाइट्रस ऑक्साइड है NO2, या फिर कोई दूसरे एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब होता है नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ऑक्सीजन दिख रहा होगा करके, ठीक है। इसको ऑक्सीजन कर लेना, थोड़ा ओवर राइटिंग हो रही है, ठीक है। तो इनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, NaOH और KOH। पॉइंट नंबर 2, इसमें से भी मैं बहुत स्पेसिफाई कर देती हूँ कि CO2 ज़्यादा पूछी जाती है, तो CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट, गैसेस के मामले में ऑक्सीजन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। अब जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है उसका नाम होता है तुम लोगों का येलो फॉस्फोरस, ठीक है। आप लोगों का होता है येलो फॉस्फोरस। येलो फॉस्फोरस क्या करता है, ये मैं P लिख रही हूँ, तुम फॉस्फोरस लिख लेना पूरा, ठीक है। येलो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है। या फिर एक और केमिकल है जो तुम लोगों को क्वेश्चंस में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, उसका नाम है अल्कलीन पायरोगैलॉल, ठीक है। उसका नाम होता है अल्कलीन पायरोगैलॉल। तो ये जो अल्कलीन पायरोगैलॉल है, ये आपकी ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करेगा। मैं अल्कलीन पायरोगैलॉल का तुम लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। 12th की ऑर्गेनिक में तो तुम्हें ये या पढ़ना ही है, तो अभी से याद रख लोगे तो बेटर रहेगा। आपके पास एक बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग में ये जो 3 पोजीशन होंगी, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, इन तीनों पोजीशंस में एक आपके क्या लगे, OH लगे हुए हैं। सो दे एब्जॉर्ब, दिस अल्कलीन पायरोगैलॉल एब्जॉर्ब O2 गैस, राइट। अच्छा, O2 के अलावा एक और गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट गैस इज ओजोन। अब ओजोन को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ओजोन को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको चाहिए होता है टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। अगर किसी को अभी जानना है कि टर्पेंटाइन ऑयल क्या है तो काइंडली गूगल इट, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा टर्पेंटाइन ऑयल का मीनिंग, उसका इस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है करके। तो ये हो गया आपका O3 यानी कि ओजोन गैस को एब्जॉर्ब करने वाला। अब अगर मान लेते हैं हम लोगों के पास कोई हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, H2 गैस है, तो H2 गैस को कौन करेगा एब्जॉर्ब,
तो देखो H2 गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए 2-4 लोग हम लोगों के पास हैं जो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी बैठे हैं। सबसे पहले उसको जो रेडी मतलब करेगा एब्जॉर्ब, वो रहेगा आपका पैलेडस क्लोराइड। ठीक है, वो क्या रहेगा? पैलेडस क्लोराइड। ठीक है, पैलेडस क्लोराइड का सल्यूशन। और दूसरा या फिर ऐसा हो सकता है आप लोगों को कोलॉइडल पैलेडियम सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल्स क्या होते हैं ये चीज़ 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी जाती है। तो पैलेडस क्लोराइड का सॉल्यूशन या फिर पैलेडियम का कोलॉइडल सॉल्यूशन, या फिर एक और अगर आपके पास कोई हीटेड पैलेडियम है, हीटेड मतलब गरम गरम पैलेडियम है, ठीक है, पैलेडियम मतलब पीडी, तो वो भी क्या करेगा आप लोगों के हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करेंगे ये लोग। अभी जैसे मैंने मॉइस्चर की बात की, मॉइस्चर को आई डू एग्री कि आपकी कैल्शियम क्लोराइड क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। बट अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट करता है, वो होता है कंसनट्रेटेड H2SO4। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है करके, बहुत ही अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट। और उसके अलावा आप लोगों का करके जो ये रहता है H2O। अच्छा, अभी एक बात याद रखना, ये जो कंसनट्रेटेड आपका वाटर है ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर आपके पास H2O सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है तो नहीं, वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट गैसेस। या फिर अगर कोई अमोनिया गैस है तो उसको आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 एब्जॉर्ब करेगा। 6 केस अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस है। ठीक है, तुम्हारे पास कौन सी वाली गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। या फिर तो ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को फिर एब्जॉर्ब कौन करता है? तो देखो आप लोगों के पास जो CuCl होता है, CuCl का मतलब क्या होगा? यहाँ पर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे क्या रही होगी? +1। तो जब कॉपर आपकी +1 की स्टेट में है तो इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं क्या कहूँगी? इसे मैं कहूँगी क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, अच्छा इसके आगे लगे तो मैं एक वर्ड लिखना चाहती हूँ करके, एमोनिकल, मतलब एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अब यहाँ पे ये एमोनिकल वर्ड लिखने का मीनिंग क्या है कि क्यूप्रस क्लोराइड के सोल्यूशन को अमोनिया में बनाया गया है। अच्छा, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक और हो सकता है करके कि एमोनिकल में AM डॉट लिख दे रही हूँ, समझ जाना तुम लोग। क्यूप्रस एसीटेट, तो क्यूप्रस का Cu तो रहेगा बट एसीटेट क्या हो जाएगा? CH3COO। ये आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे I2O5 ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुम इसमें क्यूप्रस फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो, एमोनिकल क्यूप्रस फॉर्मेट। तो फॉर्मेट होता है जैसे एसीटेट CH3COO होता है, वैसी फॉर्मेट HCOO होता है। ये वाली चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो करके। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए बराबर। अच्छा, उसके बाद ऐसे और भी तुम्हें 2-4 नाम दिए होंगे, जैसे कि अगर तुम लोगों को लेट से इसको एब्जॉर्ब करवाना है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी गैस, या फिर फॉस्फीन PH3 इसको एब्जॉर्ब करवाना है, ASH3 इसको एब्जॉर्ब करवाना है, तो इनके लिए आपको चाहिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, CuSO4 सोल्यूशन। कोई बात नहीं, फटाफट इन लोगों का क्या कर देगा? इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर तुम्हारे पास NO है, ठीक है, लेट से अगर तुम लोगों के पास NO है, ये वाली गैस है, तो ये NO नामक गैस देखो किसे करेगी एब्जॉर्ब? आपके पास जो फेरस सल्फेट है FeSO4 का सोल्यूशन, वो इस NO को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर तुम्हारे पास नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस को देखो कौन एब्जॉर्ब करता है, इसके बारे में तुम्हें शायद थोड़ी सी जानकारी होगी बट ध्यान में नहीं आ रहा होगा, बट तुम लोगों को पता है इसको एब्जॉर्ब करेगा हीटेड मैग्नीशियम। अब मैंने मैग्नीशियम क्यों बोला? क्योंकि तुमने पता है कि मैग्नीशियम आपके नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म कर लेता है। ये है करके मतलब ये लोग एब्जॉर्ब करने का ये मतलब नहीं होता कि उसको खा जाते हैं। ठीक है, ये अपने अंदर उनको छुपा लेते हैं, वो रिएक्ट करके कुछ और फॉर्म कर लेते हैं जो गैस को हटा देते हैं, गैसियस स्टेट से उनको हटा देते हैं, किसी दूसरे फॉर्म में या किसी दूसरे कंपाउंड में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये लिस्ट देखो तुम्हें याद करनी पड़ेगी करके, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, O2 को कौन एब्जॉर्ब करता है ये पता होना ज़रूरी है, O3 के बारे में पता होना ज़रूरी है, और कुछ हद तक नाइट्रोजन गैस के बारे में। बाकी अगर तुम याद रख पाते हो तो दैट्स वेल एंड गुड,
अब लेट्स से आपके पास कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड से मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अल्कीन और इट कैन बी आप लोगों का अल्काइन। तो अगर आपके पास एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, तो उनको आप लोगों को डालना पड़ेगा ब्रोमीन के वाटर में, ब्रोमीन के लिक्विड, ब्रोमीन में Br2 के सोल्यूशन में, ठीक है, या फिर आप उसको फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे। फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है ये कल की क्लास में तुम्हें पता चल जाएगा जब मैं ओलियम वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी करके, ठीक है। तो इनके साथ अगर आपने उनको रिएक्ट कराया तो आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो भी गैसेस हैं वो सारी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की गैसेस आपकी क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारे नोट्स, और नोट्स के अब कुछ आखिरी पॉइंट जिनमें से ये तुम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी तुम यूडियोमेट्री के सवाल सॉल्व करोगे, तुम्हें कभी अगर ऐसा वर्ड दिखा आफ्टर कूलिंग, अगर ये वर्ड तुम लोगों को दिख रहा है तो आफ्टर कूलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि आपने वहाँ पे टेम्परेचर लो डाउन किया, आपने उस जगह को ठंडा किया। तो जब भी हम लोग क्या कहते हैं अपनी कूलिंग करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग कूलिंग करते हैं तो कूलिंग करने से होता क्या है, आप लोगों के जो भी H2O के अगर वहाँ पे वेपर्स क्रिएट हुए होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिएक्शन में हमेशा H2O के वेपर्स क्रिएट होंगे, H2O के वेपर्स तभी क्रिएट होते हैं जब तुम लोगों का टेम्परेचर अबोव 100 डिग्री सेल्सियस हो, या तो 100 या तो 100 के ऊपर। अब मैं 100 काय को बोल रही हूँ क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 होता है, 100 से बिलो तो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, बराबर। तो अगर कल को तुम्हें टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो ये बात को तो तुम एकदम लिख लेना कि वो रूम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। रूम टेम्परेचर पे अगर एक्सपेरिमेंट किया गया है तो H2O वहाँ पर लिक्विड स्टेट में है। दूसरी बात, अगर बोला जा रहा है आफ्टर कूलिंग, ठीक है, अगर ऐसा बोला गया है आफ्टर कूलिंग, और अगर मान लेते हैं वो रिएक्शन में H2O आप लोगों के वेपर के फॉर्म में है, तो कूलिंग होने के बाद जैसे तुम्हें पता है कि कंडेंसेशन वाली प्रोसेस होगी और सारा का सारा H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे केस में अगर ठंडा करने से पहले लेट से उसके पास XML है, तो जब आप उसको ठंडा कर दोगे, जब वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उसको फिर 0 ml लोगे, ठीक है। क्यों लोगे, क्योंकि लिक्विड क्रिएट हो गया, और लिक्विड या सॉलिड का वॉल्यूम अभी इस यूडियोमेट्री में हम गैस के कंपेयर में क्या लेंगे आप लोगों का, क्या कहते हैं उसको, 0 लेंगे, उसको नेगलेक्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नोट्स जो तुम लोगों को पता होने चाहिए करके, अनलेस, ये वैसे बता चुकी हूँ, ओरली बता देती हूँ, अनलेस एंड अनटिल ऐसा बोला ना जाए करके कि आप लोगों का H2O गैशियस फॉर्म में है, तब तक आप लोग क्या करोगे करके कि कैलकुलेशंस करते वक्त आप लोगों के जो भी H2O प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन H2O के जो भी मोल्स होंगे, ठीक है, उसको आप नेगलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, कैन नॉट बी नेगलेक्टेड। मैंने कहा कि वॉल्यूम को नेगलेक्ट करोगे, मोल्स तो बन रहे होंगे ना, मोल्स तो बन रहे होंगे, बट वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, तो कैन नॉट बी नेगलेक्टेड, सॉरी। तो ऐसे केस में कई बार कैसा क्वेश्चन आ जाता है कि यूडियोमेट्री से रिलेटेड सही ऑप्शन टिक करो, तो उससे में क्या होगा, कल को क्वेश्चन आ गया कि मोल्स को हम इग्नोर कर देते हैं, तो वहाँ पे याद रखना मोल्स को इग्नोर नहीं करते या मोल्स को नेगलेक्ट आउट नहीं करते, हम लोग किसको नेगलेक्ट आउट करते हैं, वॉल्यूम को। और उसका रीज़न भी बहुत आप लोगों को पता होगा छोटी क्लासेस से ही कि गैसेस का वॉल्यूम कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू तुम लोगों के क्या कहते हैं एक सॉलिड के, या फिर लेट से आप लोगों के एक क्या कहते हैं उसके लिक्विड के। तो ये तुम लोगों के यूडियोमेट्री के क्या कहते हैं पूरे लॉजिक्स हैं। आप जितना भी अभी तक मोल कंसेप्ट सीखे हो, बराबर, यानी कि जितना भी तुम्हें मोल एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस लगाना आता है, या जितना भी तुम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में आता है, वो सारी नॉलेज तुम लोगों को अब अप्लाई करनी है करके, ठीक है। जैसे अभी वाला सवाल देखो, मैं कोई छोटे छोटे सवाल नहीं ले रही हूँ कि जिनको देख देख के तुम लोग ताली बजाओगे, और उसके बाद जो मैं तुम्हें होमवर्क दूँ उसमें सवाल इतने कठिन दे दूँ फिर कि तुम लोगों के डाउट्स आने लगे। इससे बेटर है कि कठिन सवाल से चीज़ें सीखो, तो ऑब्वियसली कि जो होमवर्क मिलेगा उसमें हो सकता है 1 या 2 डाउट मुश्किल से आए, बट अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, तुम्हें लॉजिक और अपनी बुद्धि ज़्यादा चलानी पड़ेगी। इन यूडियोमेट्री के सवालों का एक्चुअल में कह सकते हो स्पेशलिटी ही यही है कि इसमें एक इंसान को अपनी बुद्धि खुद चलानी पड़ती है। अगर आप वो बोलेगा कि नहीं 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 आप मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दो करके,
ठीक है, कि जिससे मैं यूडियोमेट्री के सवाल कैसे कर लूँगा, तो ऐसा देखो पॉसिबल ही नहीं है। यूडियोमेट्री में खुद की बुद्धि मतलब खुद की बुद्धि, अगर आप खुद की बुद्धि नहीं चला सकते हो तो इससे बेटर है कि आप यूडियोमेट्री के सवाल को ड्रॉप ही कर दो करके, ठीक है। तो बेटर है ना यार, क्यों हाल तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करो, अगर दिमाग नहीं चलाना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तो फिर ड्रॉप कर दोगे तो बहुत बेटर ऑप्शन है करके आप लोगों के लिए करके, कि फालतू टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, टॉपिक पर अपना दिमाग भी खराब नहीं किया। अच्छा, अभी देखिए जरा इस सवाल में पढ़ो करके क्या लिखा है करके। आपके पास 3 गैसेस हैं, ठीक है, 3 गैसेस का मिक्सचर दिया है। सवाल को बहुत ही प्यार से रीड करना है, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो पहले 3 गैसेस के मिक्सचर के बारे में बोला गया है। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है आप लोगों का CH4 और एक है आप लोगों की हीलियम गैसेस, ठीक है। अब इन तीनों गैसेस को अगर मैं इनके वॉल्यूम को अगर मैं एडअप करूं तो जाके वो 20 ml बनता है, मतलब 20 ml किसी एक गैस का नहीं दिया गया, तीनों के मिक्सचर का कहा गया। ओके, इज एक्सप्लोडेड यानी कि कंबशन हुआ है, कंबशन हुआ है मतलब ये तीनों गैसेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की होंगी। तो देखो अगर कोई एक गैस होती तो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेती। अब क्योंकि यहाँ पे 3 गैसेस के बारे में है तो आप ऑक्सीजन के साथ उन तीनों गैसेस की इंडिविजुअली बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे। हो सकता है तुम कोई बुक्स वगैरह रिफ़र कर रहे हो जिनमें आपको ऐसा लगे कि 3 जो रिएक्शन मिक्सचर है उनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ही स्टेप में लिख दी, बट मैं पर्सनली रेफर करती हूँ करके कि तीनों स्टेप को अलग अलग रखो। तो हो सकता है तुम्हारी पेन की इंक ज़्यादा खराब हो सकता है कॉपी के पेजेस ज़्यादा लगे, बट नीटनेस से कम आंसर तक हम पहुँच जाते हैं, और आंसर तक नहीं भी पहुँचे तो कम से कम वो चीज़ दिल को सुकून देती है कि मैंने काम तो नीट किया है। अच्छा, अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको मैं रिएक्ट करा रही हूँ O2 से। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड होता, तो तुमको भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर O2 के साथ रिएक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और O2 रिएक्ट होते तो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है और जितना भी ऑक्सीजन गैस है वो रिएक्ट हो चुके होते। बट कार्बन मोनोऑक्साइड O2 के साथ रिएक्ट होता है और O2 के साथ रिएक्ट होके वो क्या फॉर्म करेगा, CO2 बराबर। ये पता होना चाहिए। तुरंत इस रिएक्शन को बैलेंस करो। तो मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या कर दिया 1/2। वैसे ही अब नेक्स्ट में आ जाओ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, आपको दिया है CH4 यानी कि मीथेन। अगर मैं मीथेन को O2 के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो तुम्हें पता है क्या बनने वाला है, हाइड्रोकार्बन है तो एक बनेगा CO2 और फिर बनेगा साथ ही साथ में H2O। तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। तो इसका यहाँ पे आ जाएगा सामने में 2O2 और यहाँ पे और कुछ बाकी है क्या, देख लें दो एक बार मुझे। हाँ, यहाँ पे आएगा 2H2O, ठीक है। भले ही हम H2O के वॉल्यूम के साथ कोई काम नहीं करते बट फिर भी बैलेंसिंग किया करो। अच्छा, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हीलियम के बारे में। यहाँ पे बोला गया है कि हीलियम अगर O2 के साथ रिएक्ट करेगी तो ध्यान रखना हीलियम एक इनर्ट गैस होती है, ठीक है, नोबल गैस है। ये आप लोगों का रिएक्ट नहीं करेगी, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो जैसी है वो वैसी की वैसी रहेगी। इतना तुम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब सवाल को थोड़ा सा और आगे रीड कर लेते हैं हम लोग। विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इस वर्ड पे फोकस करो। यहाँ पे लिखा है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आप लोगों का जो LR है वो LR यही चेक कार्बन मोनोऑक्साइड LR है, मतलब बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बिटवीन ऑक्सीजन हु इज LR, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर मैं CO2 के मोल्स निकालने की कोशिश करूंगी तो मैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकालूंगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड के रिस्पेक्ट में। इसीलिए मैं कह रही थी कि प्रीवियस मोल एनालिसिस तुम्हें आनी चाहिए कि अभी मैं जो भाषा बोल रही हूँ तुम इसको डिकोड कर पा रहे हो करके, ठीक है। बिटवीन CH4 एंड O2 लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, CH4 रहेगा। CO2 जो प्रोडक्ट साइड में CO2 है उसके मोल्स किसके रिस्पेक्ट में निकाले जाएंगे, CH4 के रिस्पेक्ट में निकाले जाएंगे। सो लेट्स कैलकुलेट। तो मुझको नहीं पता कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड CH4 और हीलियम का ये तीनों का मिक्सचर, इसका टोटल वॉल्यूम 20 ml है, बट उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कितने ml है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सो लेट अस अज्यूम दैट कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास AML है, राइट, सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट इट इज ML। तो अभी एक बात याद रखना, जैसे मोल एनालिसिस होता है वैसे ही वॉल्यूम एनालिसिस भी होता है। स्टोक्योमेट्री में ये चीज़ सिखाई है। तो अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड AML होगा, ठीक है, तो वहाँ पे O2 फिर आप लोगों का कितना ml यूज़ हुआ होगा, A/2 ml, और वहाँ से CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, CO2 प्रोड्यूस हुआ होगा AML। जिन लोगों को डायरेक्ट लिखने नहीं आता है वो मोल एनालिसिस की एक एक स्टेप कर लेना, आंसर उनका यही आएगा करके। अच्छा, नेक्स्ट वाले में अब मुझे नहीं पता CH4 के मेरे पास कितने मोल्स हैं,
तो कितना ml है, तो मान लेते हैं कि CH4 का मेरे पास B ml है। अच्छा ठीक है Bml। O2 का फिर कितना होगा, O2 का फिर 2 टाइम्स ऑफ B होगा, और CO2 का कितना होगा, वो आपका B होगा, H2O को नहीं लेने का। ठीक है। अच्छा अभी हीलियम के लिए कोई तीसरा वेरिएबल Z मत चुन लेना पगले समान। ठीक है, हीलियम के लिए कोई तीसरा वेरिएबल मत चुन लेना पगले समान, बिकॉज 2 वेरिएबल में काम बन जाएगा। अगर टोटल वॉल्यूम आपका 20 है, जिसमें से COA-ml है और जिसमें से CH4 अगर Bml है, तो तुम लोगों के पास हीलियम कितना होगा, 20 माइनस A माइनस Bml, है ना। A और B हटाने के बाद जितना भी बचेगा वही होगा। तो अब आगे पढ़ाई करते हैं, आगे क्या बोला है। तो जितना भी देखो हमको यहाँ स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक बोला गया था, इस सारी इंफॉर्मेशन को मैंने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया है। अब आगे बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तुरंत कानों की घंटी बजनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तुम खुद सोचो कि पहले कोई चीज़ ज़्यादा थी और अब वो कोई चीज़ कम हो गई है ना। और यहाँ पे बात की जा रही है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की, मतलब इनिशियली आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा था और फाइनली आपके पास वॉल्यूम क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो मैं क्या उस इंसान को ये स्टेटमेंट लिख के दे सकती हूँ कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल वॉल्यूम एंड द फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम और किसके बीच का डिफरेंस, ये फाइनल वॉल्यूम का डिफरेंस है। सो हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, कितना इनिशियल वॉल्यूम आपके पास है इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, जब आपकी रिएक्शन नहीं हुई थी, ठीक है, यानी फिर जब आपकी रिएक्शन शुरू हुई थी, तो उस वक्त आपके पास इनिशियल वॉल्यूम किस का था। ठीक है, अब इसमें कई लोग लिख देंगे करके डायरेक्ट 20, तो आई डू एग्री कि इनिशियल वॉल्यूम किसकी वजह से था, इनिशियल वॉल्यूम आप लोगों के कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से था, इनिशियल वॉल्यूम आपके हीलियम की वजह से था, इनिशियल वॉल्यूम आपके मीथेन की वजह से था। बट देखो, इनको एक्सप्लोर तो ऑक्सीजन गैस के साथ किया गया है, तो यानी कि वहाँ पे O2 गैस भी थी, है ना, वहाँ पे O2 गैस भी थी। तो O2 गैस के रिस्पेक्ट में भी तो वॉल्यूम की बातचीत होनी चाहिए, लोग O2 को इग्नोर करते हैं। तो देखो, ये जो आपके पास 3 है, इन तीनों का वॉल्यूम कितना है, 20 क्वेश्चन में दिया है। और अगर लेट से क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो अपन AB के टर्म्स में फिर लिखते हैं, लेकिन O2 का वॉल्यूम नहीं दिया। ठीक है, O2 का वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिया है कि O2 आप लोगों के पास कितना ml आपका है। तो O2 के बारे में भले ही हमको कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो, बट हमें आंखें तो दी हैं, इससे पता चल रहा है कि पहली वाली रिएक्शन में O2 कितना है, A/2 ml, और सेकेंड वाली रिएक्शन में आपके पास O2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ B। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ O2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, A/2, और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, +2B। तो यानी कि इतना वॉल्यूम मेरे पास इनिशियली आपका क्या कहते हैं था। अब हम चेक करते हैं कि लेट से हम लोगों के पास फाइनल वॉल्यूम कितना है। फाइनल वॉल्यूम मतलब जब रिएक्शन आपकी हो गई, तो रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद आपके पास कौन कौन सी गैसेस बची। आपके पास फर्स्ट रिएक्शन में से CO2 है, A। सेकेंड वाली रिएक्शन में से आपके पास फिर से CO2 है, लेकिन है वो B। थर्ड वाली रिएक्शन में तो हीलियम रिएक्ट ही नहीं की है, इसका मतलब हीलियम भी तो बच गया है। तो कई लोग हीलियम वाले वॉल्यूम को भूल जाते हैं। तो 20 माइनस A माइनस B बराबर इतना वॉल्यूम आपके पास फाइनल में रहा होगा। यानी कि जो तुम्हारे पास फाइनल वॉल्यूम है, वो फाइनल वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज़ 20। अब क्वेश्चन को रीड करो, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आपको कितना बोला जा रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा है 13। यानी कि यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँ तो ये मुझे 13 दिया है, और इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास कितना है, 20 प्लस A/2 प्लस में कितना 2 टाइम्स ऑफ B माइनस में 20। तो ये वाला दोनों पार्ट तो तुम्हारा उड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 13 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे A प्लस 4B अपॉन में 2। सो देयरफॉर यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई, A प्लस 4B इक्वल टू कितना आप लोगों का 26 करके बराबर, ये बन गई आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशन करके। ओके, अब सवाल को आगे पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल के आगे में जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए सेकेंड इक्वेशन बनाकर देगी। ठीक है, चलो रीड करो। अभी क्या बोल रहा है, ए फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 14 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 14 ml अकर व्हेन द रेसिडुअल गैस इज ट्रीटेड विद द KOH। अब देखो, KOH के बारे में सुनते बराबर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि अब जो तुम्हारे पास गैसेस थी, जो प्रोडक्ट साइड में तुम्हारे पास गैसेस थी, प्रोडक्ट साइड में तुम्हारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप से बनी हुई CO2 थी, सेकेंड स्टेप से बनी हुई CO2 थी, और थर्ड स्टेप का बच्चा कुछ हीलियम था।
अगर इस गैस को तुमने KOH के साथ किया होता, ट्रीट किया होता, आप लोग देखोगे कंट्रैक्शन आपको कितना ml का मिला, 14 ml का मिला। 14 ml का आपको ये फर्दर कंट्रैक्शन क्यों मिला, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि उसने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। 14 ml कम हो गया ना। 14 ml क्यों कम हो गया वॉल्यूम, क्योंकि 14 ml की CO2 चली गई KOH के साथ, राइट। अगर KOH की वजह से अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 14 ml है तो 14 ml ही क्यों है, ठीक है। या फिर ये 14 ml वाली स्टेटमेंट क्या इंप्लाइज करती है, 14 ml वाली स्टेटमेंट ये इंप्लाइज करती है करके कि वहां पे आप लोगों का जो CO2 है वो CO2 14 ml था, इसीलिए 14 ml वॉल्यूम कम हुआ। अगर CO2 वहाँ पे 4 ml होता तो 4 ml वॉल्यूम आपका कम होता, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब इस चीज को देखो मैं कैसे लिखूंगी कि आप लोगों के KOH ने जितना भी वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया, KOH उतना ही वॉल्यूम एब्जॉर्ब करता है जितना वॉल्यूम किसी का होता है CO2 का होता है, ठीक है। जितना अगर CO2 का 10 ml है तो KOH सिर्फ 10 ml एब्जॉर्ब करेगा और बाकी कुछ भी नहीं करेगा वो। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको बोला है कि फर्दर कॉन्ट्रैक्शन कितने ml का मिल रहा है, 14 ml का मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 14 दी हुई है। बट अगर तुम थोड़े से अपने डाटा को देखो, डाटा यानी कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन, तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से CO2 आपके पास कितने ml है, A ml और B ml, यानी कि CO2 आपके पास कितना है, A प्लस B। तो ये बन गई आपके पास एक सेकेंड लीनियर इक्वेशन नंबर 2। देखो ये चैप्टर ऐसा ही है, इसमें तुम लोगों को ना अपना दिमाग कुछ ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसमें सिखाने वाले का कुछ नहीं है, ठीक है। वो सारा खोपड़ी आपकी है कि आप किस तरीके से सवाल को रीड कर पाते हो सकता है मैं जितने भी 6 या 7 इलस्ट्रेशन जो ले रही हूँ वो तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन जब खुद सवाल करने की बारी आए तो तुम अटक जाओ, तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से तुम्हारे पास लेट्स से A प्लस यहाँ पे आ गया B इक्वल टू 14 और ये हो गया A प्लस 4B इक्वल टू 26। तो मेरे हिसाब से साइमल्टेनियस इक्वेशन आती है सॉल्व करना, तो माइनस ऑफ 3B इक्वल टू माइनस ऑफ 12। तो देयरफॉर यहाँ से B की वैल्यू आ गई 4 और देयरफॉर A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10 करके खत्म। A और B पता चल गया। अब रीड करते हैं कि क्वेश्चन वाला तुमसे क्या मांग रहा है। तो देखो क्वेश्चन वाले को ये जानना है करके द कंपोजिशन ऑफ CO इन द मिक्सचर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में CO का क्या कंपोजिशन होगा। तो कितना आसान सवाल है। अब देखो परसेंटेज ऑफ CO निकालना है, वो भी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो नीचे डिवाइड में टोटल वॉल्यूम रखेंगे, जो टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 परसेंटेज है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाई 100। और न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, CO का वॉल्यूम रखेंगे। तो देखो CO के वॉल्यूम को हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम कर लिया था, स्टार्टिंग में हमने उसको A अज्यूम किया था, A, ठीक है। और A की वैल्यू अभी कितनी निकल के आ गई है 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10/20 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि ये चीज़ कितनी परसेंटेज बाय वॉल्यूम है 50%, ठीक है। ये आप लोगों का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या है मौजूद है। ऐसे ही अगर वो तुम लोगों से परसेंटेज ऑफ CH4 पूछेगा और परसेंटेज ऑफ हीलियम पूछेगा तो तुम उसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कंसेप्ट सीखा, कंसेप्ट नंबर 1 कि जितना भी आप लोगों का, ठीक है, क्या होता है KOH एब्जॉर्ब होता है, वो KOH आप लोगों का CO2 का ही वॉल्यूम एब्जॉर्ब करता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, एक मिनट रुको मैंने कुछ लिख दिया क्या, अच्छा वॉल्यूम ऑफ KOH एब्जॉर्ब नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा इंग्लिश एरर है मेरा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऐसा लिखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन जितने का होगा ड्यू टू KOH, ठीक है, जितने का आपने क्या किया है कॉन्ट्रैक्शन फील किया है KOH की वजह से, वो कॉन्ट्रैक्शन आपको किसकी वजह से मिला है CO2। तो वो वैल्यू दी हुई रहती है, बट उस वैल्यू के साथ ऊपर के इक्वेशंस को देखकर वेरिएबल लिख कर तुम्हें क्या करना चाहिए, एक इक्वेशन बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पर। अच्छा इसमें आ जाओ, यहाँ पे सवाल को पहले रीड कर लेते हैं क्या कहा गया है। बोल रहा है कि 50 ml आपके पास मिक्सचर है NH3 का और हाइड्रोजन का, अच्छा है करके वो बोल रहा है कि इसको आपने डिकम्पोज किया है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन में। तो देखो यहाँ पे एक फैक्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन का डिकम्पोजिशन है ये आप लोगों के नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता है, टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि, ठीक है, ये होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। इसका मतलब यहाँ पे जो दो लोग हैं मिक्सचर, जैसे मिक्सचर आया है तो एक साथ कंबाइंड रिएक्शन तो लिखना ही नहीं, उनकी इंडिविजुअल रिएक्शन लिखना,
कि अगर आपके पास 50 ml का मिक्सचर है तो उसमें जो NH3 है, अगर आप इसको आप क्या करोगे, डिकम्पोज करोगे, तो वो आपको क्या देगी, N2 और H2 देगी। लेकिन अगर आपके पास उस मिक्सचर में जो H2 है और अगर तुम उसको बोलोगे कि तुम भी डिकम्पोज हो, तो H2 तुम्हारा डिकम्पोज होने के बाद हाइड्रोजन एटम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको हाइड्रोजन एटम क्रिएट करना रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है करके, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं होने वाला है, तो आप लोगों का हाइड्रोजन जैसा है वो हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही रहेगा करके, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो लेट से हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन ही रह गया। अच्छा, अब यहाँ बोला है कि 50 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ NH3। NH3 आपको कितना दिया हुआ है, 50 ml दिया हुआ है, और H2 का, इन दोनों का मिक्सचर एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 50 ml दिया हुआ है। तो या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं ऐसा भी कर सकती हूँ करके कि लेट अस अज्यूम दैट कि 50 ml में से NH3 तुम लोगों के पास कितना ml मौजूद है, x ml मौजूद है। तो हाइड्रोजन मेरे पास कितना ml हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास 50 माइनस x, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन को आप y ले लो, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अभी एक काम करती हूँ, मैंने इसको x ले लिया, इसको 50 माइनस x ले लिया। सबसे ज़रूरी काम आपको रिएक्शन को बैलेंस करना था, तो आप अगर रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ NH3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ H2 आ जाएगा। अभी बैलेंस करने के बाद जो मैंने x और 50 माइनस एक्स ले लिया है, इस x और 50 माइनस एक्स से मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट साइड में सभी के मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करके निकाल लेने हैं। तो नाइट्रोजन की स्टोक्योमेट्री 1 है ना, तो यानी कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाली स्टेप में हाइड्रोजन तो डिकम्पोज हुआ नहीं है ना, तो अगर उसका वॉल्यूम डिकम्पोजिशन होने से पहले 50 माइनस एक्स था, तो डिकम्पोज होने के बाद भी कितना होगा, 50 माइनस एक्स। ये हम लोगों ने सारी बातचीत कर ली। अब वो ये बोल रहा है कि आपने 40 ml का ऑक्सीजन लेकर आए और उसको मिक्सचर में आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और फिर से उसको स्पार्क किया। यानी कि अब तुम ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है, वो ऑक्सीजन की रिएक्शन किन के साथ करवा रहे हो, इन लोगों के साथ करवा रहे हो, क्योंकि अभी तो आपके प्रोडक्ट साइड में ये लोग हैं, इनके साथ करवा रहे हो तुम उसकी रिएक्शन। तो यानी कि अभी आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि फर्स्ट रिएक्शन से जो N2 प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट स्टेप से जो 3 टाइम्स ऑफ H2 प्रोड्यूस हुआ है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि नाइट्रोजन को अगर तुम O2 से रिएक्ट कराओगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, बराबर, क्योंकि वो अनरिएक्टिव होती है, वो इनर्ट गैस है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप से आपका 3 टाइम्स ऑफ H2 प्रोड्यूस हुआ है, जो फर्स्ट स्टेप से तुम लोगों का 3 टाइम्स ऑफ H2 प्रोड्यूस हुआ है, वो तो O2 से रिएक्ट करेगा ना, और H2 और O2 रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देती हूँ, तो देखो जब इस रिएक्शन को बैलेंस किया तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे 3/2 आ गया। साथ ही साथ में जो तुम लोगों की ये वाली स्टेप है जिसका H2 अनरिएक्टिव था, क्या ये वाला H2 तुम लोगों के O2 से रिएक्ट करके क्या ये वाटर नहीं बनाएगा, क्या ये भी वाटर बनाएगा, ये क्यों नहीं वाटर बनाएगा बताओ। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये बैलेंसिंग गलत कर दी, ये बताओ वाटर क्यों नहीं बनाएगा। सिर्फ जो रिएक्ट नहीं कर रहा है ऑक्सीजन के साथ वो कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, वो 40 ml ऑफ ऑक्सीजन वॉज देन एडेड, मतलब आप अगर इन तीनों ऑक्सीजन के वॉल्यूम को ऐड करोगे, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये तीनों मिला के कितना आएगा, 40 ml। बट अभी उस पर फोकस मत करो, आगे के काम पे फोकस करो। बैलेंसिंग हम कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें हम लोगों को अब क्या करना चाहिए करके, अब हमें ये करना चाहिए कि देखो नाइट्रोजन तो रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो नाइट्रोजन के बारे में क्यों सोचने का फालतू के, है ना। अब ये जो आपका 3 टाइम्स ऑफ H2 है, ये इसके आपके पास वॉल्यूम कितना था, 3x था। अगर इसका वॉल्यूम 3x था तो यहाँ से जो H2O बना होगा वो भी कितना बना होगा आप लोगों का, H2O वो भी बना होगा कि 3x ही बना होगा। अच्छा, एक बार देख लो कहीं मैंने कोई बैलेंसिंग में गड़बड़ तो नहीं कर दी ना करके, नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो तुम लोगों का करके ये बना होगा H2O, वो H2O भी कितना बना होगा, H2O भी आप लोगों का 3x बना होगा करके। एक मिनट, गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 3x/2 है, ठीक है, और मोल एनालिसिस, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाली चीज़ 3x/2 है, तो देयरफॉर ये वाला भी 3x/2 होगा। और O2 कितना होगा, ठीक है। ऐसा मत क्या करो कि सिर्फ बाकियों का निकालो, O2 का भी निकाला करो, ठीक है। तो O2 यहाँ पे कितना होगा, O2 कितना यूज़ हुआ होगा, 3x/4 यूज़ हुआ होगा, ठीक है। वैसे ही अच्छा, ये वाला H2 कहाँ से आया है, इस स्टेप से आया है, तो ये H2 आपके पास कितना है, 50 माइनस एक्स।
तो O2 कितना होगा, उसका आधा यानी कि 50 माइनस एक्स बाई 2, और H2O कितना होगा, ये होगा 50 माइनस एक्स। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिल गई। अब पढ़ो क्या लिखा है करके, वहाँ पे बोल रहा है कि 40 ml ऑफ ऑक्सीजन वॉज एडेड। अच्छा ठीक है करके कि 40 ml ऑक्सीजन ऐड किया, लेकिन हम एक बात एक ध्यान से सुनो, तुम्हारे जो 40 ml ऑक्सीजन को ऐड किया, क्या तुम्हारा पूरा 40 ml यूज़ हो गया होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, तुम्हारे पास कुछ O2 रिमेनिंग है। तो एक बात का ख्याल रखना, जब भी तुम किसी O2 को ऐड करते हो तो कितना O2 यूज़ हुआ और कितना O2 रिमेनिंग है, ये हमेशा अपने सेफ साइड के लिए निकाल लेना। तो यानी कि आपको जो O2 जो दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ O2 जो आपको गिवन था, वो गिवन कितना था आपके पास, 40 ml गिवन था। अब बात आती है कि तुमने कितना O2 को क्या किया, यूज़ किया। तो देखो जरा यहाँ पे O2 कितना यूज़ हुआ हमें कैसे पता चलेगा, ये आप लोगों के आपने जो वॉल्यूम एनालिसिस लगाई है, इस स्टेप में कितना O2 यूज़ हो रहा है, 3x/4। नेक्स्ट वाली स्टेप में तुम लोगों का O2 कितना यूज़ हो रहा है, वो हो रहा है 25 माइनस x/2, ये ऐसे बराबर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, 25, और ये हो जाएगा तुम लोगों का प्लस x/4। इतना O2 यूज़ कर रहे हो। अब ये भी निकाल ले लो, हमेशा निकाल के रखते जाया करो, ठीक है, कि कितना O2 रिमेनिंग है। तो टोटल 40 था, जिसमें से तुमने 25 माइनस x/4 अगर यूज़ कर लिया तो तुम्हारे पास कितना O2 रिमेनिंग होगा, 15 माइनस x/4 O2 रिमेनिंग होगा। चलो ठीक है, इतना रिमेनिंग है। अब आगे सवाल के बढ़ते हैं कि सवाल, एक मिनट। चलो बढ़िया है, मेरे से पूरा डिलीट हो गया था एक्चुअल में। ठीक है, तो अब देखो, अब सवाल को आगे रीड करते हैं कि और क्या इसमें जानकारी दी हुई है O2 के ऐड करने के बाद। अच्छा अब देखो यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा रीड करो। आफ्टर कूलिंग, क्या बोला गया, आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, आपने उसको क्या किया, रूम टेम्परेचर पे कूल किया। अगर वो ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा है कि आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर द मिक्सचर वॉज शेकन विथ अल्कालाइन पायरागेलॉल, तुम्हें कुछ नहीं देखना है, बस वहाँ पे एक वर्ड तुम्हारी आंखों के सामने आना चाहिए, वो है अल्कालाइन पायरोगेलॉल। तो अल्कालाइन पायरोगेलॉल के बारे में हमें पता है कि वो क्या करता है, O2 को एब्जॉर्ब करता है। तो ऑब्वियसली सारा का सारा O2, देखो आपके पास 40 ml O2 था, जिसमें से 25 प्लस x/4 O2 यूज़ हो गया। तो जितना O2 बचा है, पायरोगेलॉल उसी को एब्जॉर्ब करेगा ना, पूरे के पूरे 40 ml को तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, इसीलिए निकालना ज़रूरी है करके कि कितना O2 बचा। ठीक है, तो अच्छा कितना आपके पायरोगेलॉल ने O2 को एब्जॉर्ब किया। तो जैसे तुम्हारा KOH जितना कॉन्ट्रैक्ट करवाता है वॉल्यूम, वो उतना ही वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करवाता है जितना वहाँ CO2 होती है। मान लेते हैं CO2 है 6 ml, तो क्या KOH का 60 ml कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा क्या, नहीं ना। तो वैसे ही जो तुम्हारा अल्कालिन पायरोगेलॉल है, इस अल्कालिन पायरोगेलॉल ने आपको कॉन्ट्रैक्शन दिया कितने ml का, 6 ml का कॉन्ट्रैक्शन दिया तुमको, सिर्फ और सिर्फ 6 ml का। यानी कि आपका अल्कालिन पायरोगेलॉल क्या कर पाया है, सिर्फ 6 ml का ही क्या कर पाया है, O2 एब्जॉर्ब कर पाया है, उससे ज़्यादा वो O2 एब्जॉर्ब ना कर पाया है। तो इसका मतलब क्या, आपके पास जितनी भी O2 रिमेनिंग थी, ठीक है, आपके पास जितनी भी O2 रिमेनिंग थी, वो रिमेनिंग O2, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेनिंग, ये वैल्यू एक्चुअल में किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू आपके इक्वल है 6 ml के, है ना। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 6 ml के। तो ये आ जाएगा 9 = x/4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 4 ज़ा 36, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 4 ज़ा 36, समझ रहे हो। अब x आ गया तो बचता है y। अब y कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो y यानी कि क्या, y मतलब कुछ नहीं है, x यानी कि NH3 का वॉल्यूम। अभी कोई पूछेगा हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना था आपके पास इनिशियली, तो 50 माइनस एक्स था। तो x क्या है, वॉल्यूम ऑफ NH3। और अगर कोई तुमसे पूछेगा कि 50 माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू कितनी है, तो वो 14 है, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है करके कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ NH3 इन द ओरिजिनल मिक्सचर, ठीक है, ओरिजिनल मिक्सचर में NH3 का परसेंटेज निकालो। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अभी आपके पास NH3 कितना है, 36, ओरिजिनल मिक्सचर कितने का था, 50 का, और परसेंटेज यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास NH3 का परसेंटेज कितना है, 72%, ठीक है। तो फिर अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है करके यहाँ पे
यहाँ बोला है कि आपके पास 10 ml का एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है जिसे आपने 100 ml के ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड किया है। बहुत ही आसान सवाल है ये वाला। अच्छा, अब ऑब्वियसली पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आप रिएक्शन लिख लो, ठीक है। तो क्योंकि गैसियस हाइड्रोकार्बन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, सो लेट अस अज्यूम दैट कि हमारा हाइड्रोकार्बन है आप लोगों का CXHY। अभी अभी मैंने तुम लोगों को इसका बैलेंसिंग लिखना सिखाया है करके, है ना। तो ये वाली बैलेंसिंग कितनी होती है, X+Y/4 होती है। एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ क्योंकि मैं कभी याद रखती नहीं हूँ करके, उसको एट ए टाइम बैलेंस करती हूँ। तो कितनी होती है वो, X+Y/4। हाँ, X+Y/4 होती है। चलो ठीक है, ये लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा X+Y/4 और O2। ये एक्सप्लोड किया गया O2 के साथ, तो ऑब्वियसली CO2 बना होगा और ऑब्वियसली वहाँ पे H2O बना होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो सो लेट अस अज्यूम कि आपका रूम टेम्परेचर है और रूम टेम्परेचर पे आपका H2O लिक्विड है। तो अभी CXHY तुम्हें कितना ml दिया है, ये दिया गया है आपको 10 ml, ठीक है। और ये रिएक्ट कर रहा है आपके 100 ml के O2 के साथ। अच्छा ठीक है, कर रहा होगा, आगे बढ़ो। बोला गया द रेसिडुअल गैस ऑन कूलिंग इज फाउंड टू मेजर 95 ml, ठीक है, ऑफ विच 20 ml इज एब्जॉर्ब बाय कॉस्टिक सोडा। मतलब प्रोडक्ट साइड में देखो, जो आपका प्रोडक्ट बना वहाँ पे इस प्रोडक्ट वाले कंटेनर का वॉल्यूम आप लोगों के पास कितना दिया हुआ है, 95 ml। अब बोल रहा है कि लेकिन अगर इस प्रोडक्ट में से मैंने KOH को पास किया, तो KOH को पास करने के बाद 20 ml क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। 20 ml इस काय को एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि आपके पास CO2 20 ml ही है ना, तो ही तो 20 ml हो रहा है। ज़्यादा CO2 होता तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता। तो इसके मतलब ये बात हमें पता चल गई कि अच्छा CO2 का वॉल्यूम हम लोगों के पास कितना है, 20। तो 95 में से 20 ml तो CO2 का है, तो क्या 75 ml H2O का है क्या। याद रखना H2O को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को रूम टेम्परेचर वाली कंडीशन लेनी है। तो फिर वो 75 ml किसका है, राइट। वो 75 ml अब कौन है, किसकी वजह से आया वो 75 ml, है ना। वो 75 ml अब किसका है, H2O का नहीं है, CO2 तो सिर्फ 20 ml है, तो फिर 75 ml क्या है। तो ये बताता है कि रिएक्टेंट साइड में आपके हाइड्रोकार्बन और O2 में से कोई बच गया होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को पता है करके कि यहाँ पर ऑक्सीजन आप लोगों का बचा होगा करके, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा होगा, ऑक्सीजन बचा होगा। तो सबसे पहले वो जो 75 ml आपको दिया है, वो 75 ml आपको क्या दिया, ऑक्सीजन दिया है। कैसे मैं कंफर्मली कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ देखो लिखा भी है ना कि रिमाइंडर बाय अल्कलीन पायरोगेनॉल, मतलब 95 में से 20 ml CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस प्रोडक्ट में से अगर मैं अल्कैलिन पायरोगेनॉल को अगर पास करवाती हूँ, तो जो रिमेनिंग यानी कि 75 ml का जो O2 है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी कि तुम सोचो 100 ml तुमने CO2 लिया था, ठीक है, और 75 ml एब्जॉर्ब हो गया। इसका मतलब अगर कि तुमसे ये पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेनिंग कितना था, तो रिमेनिंग कितना था 75 ml, क्योंकि उतना ही तो एब्जॉर्ब हुआ ना। और आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 लिया कितना था, रीड करो क्वेश्चन को केयरफुली। तो O2 आपने स्टार्टिंग में लिया था 100 ml, ठीक है, तो O2 आपने लिया है 100 ml। और अगर कोई ये पूछेगा कि अच्छा फिर वॉल्यूम ऑफ O2 यूज़ कितना हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे कि वो यूज़ हुआ है कितना, सिर्फ और सिर्फ 25 ml। इतना प्रवचन लिखने के बाद हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने क्योंकि फ़ायदा कराने के लिए कुछ काम किया ही नहीं है। काम यानी कि आप लोगों को रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लेने के बाद तुरंत उसकी स्टोक्योमेट्री के हिसाब से ये लिख लेना चाहिए। ये लिख लेना चाहिए का मतलब ऐसा कि 3x/2 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये पहले लिखना चाहिए, ठीक है, बाकी काम बाद में। तो यहाँ पे अभी हमें पता चल गया कि O2 आप लोगों का एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी मेरे पास जो CXHY ये मेरा आप लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो जो CO2 के मैं जो वॉल्यूम निकालूंगी वो आपके CXHY के रिस्पेक्ट में निकालूंगी। तो अभी आपको मान लो कि CXHY, अगर मान लेते हैं CXHY तुम लोगों को क्या दिया होता करके, अगर मैं इसका अज्यूम करूँ कि 1 ml अगर आपको CXHY दिया होता, ठीक है, CXHY की क्वांटिटी आपको कितनी दी हुई है 1 ml। तो अगर 1 ml का CXHY होता तो O2 कितना ml लगता, पूरा का पूरा 100 ml तो लगता नहीं। तो आप बोलोगे कि सिर्फ X+Y/4 ml लगता।
और अगर मैं बोलूँगी फिर CO2 कितना प्रोड्यूस होता, तो तुम कहते कि x ml प्रोड्यूस होता बराबर। अब देखो तुम खुद कंपेयर करो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20, क्योंकि CO2 का वॉल्यूम 20 दिया है और हमारे अकॉर्डिंग x यानी कि क्या है CO2 एब्जॉर्ब। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि हियर x इक्वल टू कितना निकल के आ गया 20। अच्छा व्हाट अबाउट डी y का क्या करना है, तो देखो x यहाँ पे ये 100 क्या है, ये 100 क्या है टोटल ऑक्सीजन का वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे ये x प्लस y/4 क्या है कि कितना ऑक्सीजन आपने यूज़ किया, आपने कितना ऑक्सीजन आपने को यूज़ किया। तो अपन लोग कितना ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तुम खुद बताओ। 75 ml अगर आपका पायरोगैलॉल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पायरोगैलॉल ने 75 ml कैसे एब्जॉर्ब किया, ठीक है, उसको किसने एब्जॉर्ब करने को दिया, क्योंकि वो O2 बच गया था इसीलिए एब्जॉर्ब कर लिया। तो सिर्फ यूज़ कितना होता है 25 ml, यानी कि 25 ml इज़ नथिंग बट इट इज़ x प्लस y/4 एंड x की वैल्यू भी इवन आपके पास कितनी है 20 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो 5 इक्वल टू y/4 आएगा। सो देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 20। तो x की वैल्यू भी 20 है, y की वैल्यू भी 20 है। अच्छा तो यहाँ से तुमसे पूछ रहा है करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है, तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है C20H20। ठीक है, ये फॉर्मूला कितना हो गया C20H20। बहुत ही अजीबोगरीब सा आया है, ऐसा लग रहा है कि कोई कैलकुलेशन एरर करके मैंने कर दी है करके। इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि चेक करने की रिक्वायरमेंट है, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि अंडा मैं दे चुकी हूँ करके कुछ में से मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, C20H20 नहीं आएगा करके। ठीक है, एक मिनट देख लेती हूँ। अच्छा हाँ देखो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन देखो, अगर आपके पास 1 ml का CXHY होता तो वो इतना करता, बट हमारे पास तो CXHY 10 ml दिया है ना, तो 10 ml के हिसाब से यहाँ पे CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी 10x प्रोड्यूस होगी। और अगर CO2 10x प्रोड्यूस होगी यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी ना कि 20। और वैसे ही जो तुम लोगों के पास O2 रहेगा वो भी कितना रहेगा 10 टाइम्स रहेगा। तो अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी 2 आएगी, दैट इज फॉर्मूला विल बी C2H2। C2H2 का मतलब होता है तुम लोगों का इथाइन गैस, वेल्डिंग गैस। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। तो देखो सवाल के वाया ही आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी करके। ठीक है, वो ऐसा नहीं है करके कि इसमें कोई एक मैं कंसेप्ट बता दे रही हूँ तुम लोगों के फट आंसर्स निकल रहे हैं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को पता नहीं है, वो मैं तुमको प्रोवाइड कर रही हूँ। 12th का जो एंडिंग होता है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, उसमें आपको ये वाली चीज़ कैसा देखने को मिलती है। बट क्योंकि अभी तुम लोग उतने दूर तक पहुँचे नहीं हो करके, तो ऑब्वियसली मुझे ही बताना पड़ेगा इस बारे में। आपको बोला गया है कि आपके पास एक फॉर्मिक एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मिक एसिड HCOOH। इसको आपने हीट किया है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। सो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करता है तो आप लोगों का प्रोड्यूस करता है वाटर, और वहाँ से प्रोड्यूस होती कार्बन मोनोऑक्साइड, ये याद करना है। अच्छा, जिसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 का बैलेंसिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा अब वो बोल रहा है कि आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होल ट्वाइस 2। ठीक है, इसको भी तुमने रिएक्ट करवाया, थोड़ा स्पेस रखना चाहिए था मुझको एक्चुअल में। ठीक है, इसको भी तुमने क्या करवाया है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया है। बस फ़र्क कितना है कि यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पे H2O प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे CO प्रोड्यूस होता है। अभी बोल रहा है कि द गैसेस, अच्छा ये तो हम लोगों को देखो जो पहली इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ रिएक्शन लिखनी है इसके लिए दी गई थी करके, ये पूरी इन्फॉर्मेशन बराबर। तो इस इन्फॉर्मेशन को हमने यूज़ कर लिया। अब बोल रहा है द गैसेस प्रोड्यूस्ड आर कलेक्टेड। देखो वो सब बकवास तो छोड़ो, तुम सबसे पहले तुम्हें बोला गया है बैलेंसिंग करो और ये लिख लिया करो x कितना है y कितना है, ऐसा काम कर लिया करो। तो अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ दिया था कि 10 ml ऑफ, अच्छा ये तो मिक्सचर वाला सवाल ही नहीं है। यहाँ देखो मिक्सचर वाले सवाल में दिया था 50 ml मिक्सचर NH3 का और H2 का, तो एक को मैंने x लिया था और दूसरे को मैंने 50 - x लिया था। बट यहाँ पे इस मिक्सचर वाले सवाल में आपको टोटल वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है कि फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड को मिक्स करके कितना ml है। तो ऐसे केस में आपको इंडिविजुअली अज्यूम करना पड़ेगा कि फॉर्मिक एसिड लेट से x ml है और ऑक्सैलिक एसिड मान लेते हैं आपके पास y ml है।
ठीक है, तो उसके हिसाब से H2O कितना बनेगा, बट H2O को निकाल के करोगे क्या, टेम्परेचर तो दिया ही है रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे तो H2O का कोई काम नहीं होता है, तो CO कितना बनेगा, X बनेगा। वैसे ही फॉर्मिक एसिड आपके पास y ml दिया है, तो फॉर्मिक एसिड अगर y ml दिया है तो वहाँ से CO2 कितना ml बनेगा, y ml, और CO भी कितना बनेगा, y ml बनेगा। अब सवाल को आगे रीड करते हैं। बोल रहे हैं गैसेस प्रोड्यूस आर कलेक्टेड, कौन कौन सी गैसेस आप लोगों को कलेक्ट करनी है, ये एक CO कलेक्ट करना है, उसके अलावा यहाँ से CO2 और यहाँ से CO कलेक्ट करना है। इन गैसेस को कलेक्ट किया गया और उन लोगों की हम लोगों ने क्या करवा ली है, ट्रीटमेंट करवा ली है। किसके साथ इसको रिएक्ट करवाया है, KOH सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो अब जैसे तुम्हें पता है कि जब अपन KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो KOH के साथ रिएक्ट करवाने के बाद जितनी भी CO2 होती है, सारी की सारी CO2 आपकी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, जितनी भी CO2 होती है। ठीक है, बट किसकी रिएक्शन करवाने को बोल रहा है वो, सॉरी किसके साथ रिएक्ट करवाने को बोल रहा है, प्रोडक्ट के साथ, जो आप लोगों का गैसेस जिन्हें हमने कलेक्ट किया है। तो कौन कौन सी गैसेस हमने कलेक्ट की हैं, हमने कलेक्ट किया है कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने कलेक्ट किया है वहाँ से नीचे से CO2 और नीचे से कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऊपर वाले कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारे पास XML है, नीचे से जो CO2 आया उसका YML है, नीचे से जो CO आया उसका YML है, और इन लोगों में हम लोगों ने डाल दिया है KOH। तो जब तुम KOH डालोगे तो वो तुम्हारी सारी की सारी CO2 को खा जाएगा और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, CO बचेगा, राइट। तो जब आपने KOH नहीं डाला था, ठीक है, जब आपने KOH नहीं डाला था तो आपके पास इनिशियल वॉल्यूम कितना था, X+2y था। बट KOH डालने के बाद की सिचुएशन देखो, KOH ने कहा क्या किया, KOH ने सारे के सारे CO2 को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, जितना CO2 एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, KOH के द्वारा उतना ही वॉल्यूम क्या होता है आप लोगों का, कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि CO2 के चले जाने के बाद वॉल्यूम तो कम हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम में जो कॉन्ट्रैक्शन आता है वो किसकी वजह से आता है, जितना CO2 एब्जॉर्ब होता है उसकी वजह से। तो अभी CO2 कितना एब्जॉर्ब हुआ, अगर YML का CO2 है तो Y ही एब्जॉर्ब होगा ना, Y से ज़्यादा होता तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता, कम होता तो कम एब्जॉर्ब होता। अब स्टेटमेंट को रीड करो, ठीक है, स्टेटमेंट से कंडीशन बनाने की कोशिश करो, दे आर जस्ट लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनको वर्ड प्रॉब्लम्स के जैसे ट्रीट करो। क्या बोल रहा है, KOH सोल्यूशन डालने के बाद वॉल्यूम जो होता है गैस का वो डिक्रीज कर गया कितने से, 1/6 से। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब यहाँ पे CO2 नहीं बोला है। ठीक है, मेरे से यही गलती हुई थी इस क्वेश्चन में एक बार कि मैंने वॉल्यूम ऑफ गैस को मैं CO2 ले रही थी, तो मेरा कुछ निगेटिव में आंसर आ रहा था। ऑब्वियसली वॉल्यूम निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे गैस बोला गया, तो गैस यानी कि ये इन तीनों का, तो यानी कि जितना भी उन गैसेस का वॉल्यूम था, जितना भी यानी कि X+2y, वो वॉल्यूम अब आपका कितने से डिक्रीज हो गया है, 1/6 से। 1/6 से मतलब X+2y/6। और ये इतना जो ये डिक्रीज हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्शन आया है, ये कॉन्ट्रैक्शन किसके बराबर होगा, CO2 के वॉल्यूम के, और CO2 का वॉल्यूम आप लोगों के पास कितना है, y है। सो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से x मेरे पास 4y आ जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन से दैट कि x/y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4/1। ठीक है, x और y का मेरे पास रेशियो कितना है, 4:1। अब देखो सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कैलकुलेट दी मोलर रेशियो ऑफ दी टू एसिड्स। ठीक है, मोलर रेशियो यानी कि उनके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं आपको दो एसिड्स के ओरिजिनल मिक्सचर में। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ कितनी आ गई है, एक्स और वाई का मेरे पास रेशियो आया है। तो देखो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है फॉर्मिक एसिड का, तो मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर में फॉर्मिक एसिड के मोल्स रखूँगी जो कि कितने दिए हुए हैं, एक्स, और डिनोमिनेटर में मैं क्या रखूँगी, टोटल मोल्स जो कि कितने हैं, x+y। अब इस रेशियो को तुम अगर यहाँ पुट वगैरह कर दो, जैसे कि इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैंने एक एक्स्ट्रा पेज ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी आप लोगों के पास में, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती, 1 में x+y/x, इसको और सिंप्लीफाई करके 1/1 + y/x, और अगर x/y 4/1 है तो y/x तो 1/4 होगा, यानी कि 1/1 + 1/4। तो इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 4/5। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया फॉर्मिक एसिड का। अब तुम्हें ये बात तो पता है कि
जो मोल फ्रैक्शन होता है फॉर्मिक एसिड का और ऑक्सैलिक एसिड, इन दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का एडिशन कितना होगा 1, राइट। तो अगर फॉर्मिक एसिड का मोल फ्रैक्शन 4/5 है तो ऑक्सैलिक एसिड का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। अब तुम्हें इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेना है, तो इन लोगों का मोलर रेशियो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 4:1 करके, ये ऐसे में, ठीक है। ये कितना आ गया 4:1। तो बस सवाल हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो देखो मैंने भी आप लोगों को वैसे ही दिमाग लगाना बता रही हूँ जैसा मैं ओरिजिनली सोच रही हूँ। हर इंसान के काम करने का तरीका अलग होता है। तुम कुछ बुक्स वगैरह रेफर करोगे तो उसमें हो सकता है तुम्हें अलग तरीके से दिखे, ठीक है, बट अपना दिमाग यूज़ करना। आगे आगे नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। तो बोला गया है कि आपके पास, 1 मिनट रुको, चलो ठीक है मैं करवा देती हूँ। ये तो मैं सोच रही थी कि क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया जाए, 2 मिनट देखने दो। ठीक है चलो कर लेते हैं, बाकी का मैं तुम्हें होमवर्क अलग से देती हूँ। तो आपके पास इस बार 3 गैसेज हैं, ठीक है। पहली गैस है आप लोगों के पास करके, ठीक है, CH4, एक है C2H4 और एक है CO2। इसको आपने एक्सप्लोड किया एक्सेस ऑफ एयर के साथ। देखो ये तुम्हें पहले सवाल के जैसा नहीं लग रहा है, पहले सवाल में भी मैंने 3 गैसेस का मिक्सचर दिया था, है ना। तो अब यहाँ पे भी 3 गैसेस है, तो आपको ना ऐसे चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि अच्छा इस टाइप के पैटर्न को कैसे क्रैक करना है। तो CH4 की रिएक्शन लिख लेते हैं पहले O2 के साथ। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का CO2 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे H2O। बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो यहाँ पे आ गया 2। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो C2H4 है, C2H4 आप लोगों का इथाइन है, अच्छा इथिलीन है। तो इथिलीन को अगर मैं O2 के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो वो भी आपके O2 के साथ रिएक्ट करेगा। सो ये हो गया O2 और इसने भी रिएक्ट करके बनाया है CO2 और H2O। देखते हैं इसको, बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 2 दे दिया। हाइड्रोजन आपको 4 चाहिए तो यहाँ पे इसके आगे भी 2 लगेगा और ऑक्सीजन फिर 4 और ये 2 6 हो गए तो यहाँ पे 3 आएगा। अब देखो फर्स्ट वाली रिएक्शन में जो तुम लोगों को मैंने वहाँ लिख के दिया था CO, अच्छा फर्स्ट वाली में नहीं था, सेकेंड वाली में होगा, सेकेंड वाली में भी नहीं था, थर्ड वाली में होगा। थर्ड वाली में मैंने तुमसे क्या कहा था कि अरे थर्ड में भी नहीं है, कि अगर वहाँ पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर CO है तो CO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा। बट यहाँ तो इस बार क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास CO2 है तो CO2 आप लोगों का फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी करके, ठीक है। तो अभी अज्यूम कर लेते हैं CH4 को, मान लो कि आपके पास CH4 कितना है, X है। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे बोला एक्सेस ऑफ एयर, यानी कि एयर आप लोगों का एक्सेसिव रिएजेंट है तो CH4 और O2 के कंपेयर में लिमिटिंग रिएजेंट कितना होगा CH4। तो आप लोगों को कितनी O2 लगेगी, ठीक है, आपके पास O2 की रिक्वायरमेंट होगी 2x O2 यूज़ होगी। CO2 कितनी बनेगी तो CO2 आपके पास X बनेगी। नेक्स्ट वाले में C2H4 को मैं Y मान लेती हूँ तो उसके लिए O2 कितनी यूज़ हुई, उसके लिए O2 3y यूज़ हुई और वहाँ से CO2 कितनी बनी, CO2 आपके पास 2y टाइम्स बनी। वाटर को तो वैसे भी हमने इग्नोर करना है। अच्छा अब बची हुई बात CO2, तो CO2 कितना है, इसके लिए कोई तीसरा वेरिएबल Z मत ले लेना। टोटल वॉल्यूम आपको 10 ml दिया था जिसमें से CH4 का वॉल्यूम X है, C2H4 का वॉल्यूम Y है, तो CO2 का वॉल्यूम कितना होगा 10 - X - Y, ये होगा, ठीक है। टॉप में भी मैं तुम्हें ऐसे ही करके दिखाई हूँ, ये देखो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही करके दिखाया था, तो ये वही वाली चीज़ है करके, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। बोला आफ्टर एक्सप्लोशन वगैरह सब हो गया, बम बम फट गया, देयर वॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग ऑफ 17 ml, ठीक है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो बोल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया कितने से 17 ml से। अच्छा उसके बारे में बाद में बातचीत करते हैं क्योंकि उससे कंडीशन बाद में सुनाते हैं, आगे पढ़ो और सवाल चले। एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब पहली बार तो कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ और बाद में वो ये कह रहा है कि उन्होंने KOH के साथ रिएक्ट करवाया। तो देखो KOH के साथ अगर रिएक्ट करवाओगे तो जितनी भी CO2 आपके पास है वो सारी की सारी CO2 आप लोगों की क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट। तो पहले तो अपन ये निकाल लेते हैं कि अपने पास वॉल्यूम ऑफ CO2 आखिर है कितना। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 पहली वाली स्टेप से X है और दूसरे वाली स्टेप से 2y है। और एक और सबसे ज़रूरी वाली चीज़ जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं करके वो ये कि थर्ड वाली स्टेप में भी तो CO2 है, थर्ड वाली स्टेप को थोड़ी ना तुम इग्नोर कर सकते हो करके, है ना। थर्ड वाली स्टेप में भी CO2 है, कितना
10 माइनस एक्स माइनस वाई, वहाँ पे भी तो है। तो ये जो तीनों CO2 का एडिशन जो है, ठीक है, ये इतना CO2 मेरे पास है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ मैं इसको, तो ये चीज़ हो जाएगी 10 + y, इतनी CO2 मेरे पास है। अगर मैं इतने वॉल्यूम ऑफ CO2 को अभी KOH सोल्यूशन के साथ अगर ट्रीट करवाती हूँ, अगर KOH सोल्यूशन क्या करता है, आप लोगों का रिएक्ट करता है, ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद, एक मिनट है, ये क्या हो गया है, ठीक है, ये लेट्स से वॉल्यूम ऑफ CO2 है। इस वॉल्यूम ऑफ CO2 को मान लेते हैं हम लोगों ने रिएक्ट करवाया KOH के साथ, तो KOH क्या करेगा, इस 10 + y की पूरी CO2 एब्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड हमको तो पता है कि जितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है उतनी ही CO2, जहाँ जितनी CO2 होती है उतना ही वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो अभी क्वेश्चन को रीड करो, वहाँ पे बोल रहा है देयर वॉज फर्दर रिडक्शन ऑफ 14 ml, यानी कि वॉल्यूम और रिड्यूस होकर कितना हो गया, 14 ml, ठीक है। यानी कि आप लोगों के पास ये जो वैल्यू है 10 + y = ये 14 दी हुई है। सो देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 निकल के आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को क्या बोला गया था, कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, यानी कि ये कितना है बताओ, ये कितना है बताओ, और CH4 कितना है बताओ। तो y तो निकल गया है, अगर x निकल जाएगा तो तीनों के कंपोजिशन पता चल जाएंगे। अब x कैसे निकालें, x के लिए क्या कंडीशन है, तो देखो एक कंडीशन जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है वो ये है, आफ्टर एक्सप्लोशन से लेकर 17 ml तक। मतलब वो ये कह रहा है कि एक्सप्लोड होने के बाद वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है कितने, 17 ml का। कोई गैस एब्जॉर्ब नहीं हो रही है बट कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्यों हुआ पता नहीं, बट कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो अभी ऐसे केस में अगर पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, तो ऐसे केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, जब पता नहीं है कि किस वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है बेसिकली, पहले उसका मीनिंग वहाँ पे समझा दो अपने आप को। कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जितना वॉल्यूम रिएक्शन से पहले इनिशियली आपके पास था, ठीक है, जो रिएक्ट हो रहा था, जो आप लोगों के पास गैशियस रिएक्टेंट थे, उनका वॉल्यूम माइनस आप लोगों के पास जितने भी फाइनल आपके पास गैशियस रिएक्टेंट है। तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 17 ml का, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। इनिशियली मेरे पास कितने गैशियस मतलब थे, तो अगर मैं उसको पूरा सॉल्व कर लूँगी तो मेरे पास इनिशियली 3x + 4y थे, और फाइनली वो मेरे पास x + 2y थे, जिसको माइनस साइन से मैंने ओपन किया तो -x - 2y है, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे मुझे y की वैल्यू कितनी पता है, 4 पता है। सो यहाँ पे 4 4 = 16 और ये 2 4 = 8, तो 16 - 8 8 बचेगा। तो यहाँ से 17 - 8 और ये हो जाएगा तुम लोगों के पास 9। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9/2, यानी कि 4.5, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को सारा कंपोजिशन पता चल गया कि आपके पास CH4 का वॉल्यूम कितना है, वो है 4.5 ml। आपके पास जो क्या नाम है उसका, इथिलीन, ठीक है, C2H4 है, उसका वॉल्यूम y यानी कि कितना है, 4 ml। और जो अब तुम ये सोचो, टोटल आपके पास 10 ml था, टोटल आपके पास 10 ml था, जिसमें से 8.5 ml तो यही हो गया, तो बेचारी CO2 सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितनी रही होगी, 1.5 ml, ये ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल के साथ मूव करते हैं। ये अगेन ये वैसा ही सवाल है, इजी सा। क्या बोल रहा है कि इस बार एक्सप्लोड किया जा रहा है मीथेन एंड इथिलीन को, 2 ही लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। 30 ml ऑक्सीजन है, इस बार एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जैसा कोई वर्ड नहीं यूज़ किया, इस बार बोल रहा है कि 30 ml है। चलो ठीक है, तो पहले मीथेन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो, CH4 + O2, और यहाँ पे आ जाएगा CO2 और यहाँ आ जाएगा H2O, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स। अच्छा, फिर इथिलीन है, इथिलीन यानी कि कौन, वही तुम लोगों का जिसके बारे में अभी अपन ऊपर डिस्कशन करके आए हैं, ठीक है, तुम्हारा C2H4। तो ये C2H4 रिएक्ट करेगा O2 से, तो ये भी प्रोड्यूस करेगा CO2 और यहाँ पे आ जाएगा H2O। क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे जो H2O प्रोड्यूस हो रहा है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिक्विड स्टेज में है करके, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने रिएक्शन लिख ली। अब देखो 9 ml आपको मीथेन और 9 ml आपको इथिलीन का मिक्सचर है, 2 ही लोग हैं, तो क्यों फालतू के 2 वेरिएबल x और y अज्यूम करना। लेट्स से अगर मैं मीथेन को x ml अज्यूम कर लूँ,
तो यहाँ पे C2H4 मेरे पास 9 माइनस एक्स ml हो जाएगा करके, बराबर कह रही हूँ मैं। अभी तुम लोगों को यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बातचीत ये है करके ये अज्यूम करना पड़ेगा करके कि आप लोगों का जो O2 है वो आप लोगों का एक लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसे केस में अगर कोई पूछेगा कि यहाँ से कितना O2 आप लोगों का क्या हुआ यूज हुआ, तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे O2 2x यूज हुआ। और अगर कोई पूछेगा कि CO2 कितना फॉर्म हुआ, तो तुम बोलोगे कि CO2 XML फॉर्म हुआ। वैसे ही नेक्स्ट में C2H4 9 माइनस एक्स है, तो उसके लिए तुमने कितना O2 यूज किया, तो 3 टाइम्स ऑफ 9 माइनस एक्स यूज किया। और उसके लिए कितना CO2 आपका बना, तो 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस एक्स बना। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन सबको लिखनी पड़ती है, हमने भी लिखी है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कूलिंग द रेसिडुअल गैस मिक्सचर, रेसिडुअल गैस मिक्सचर मतलब जो मेरे पास चीज़ें बची। अब देखो कई लोगों के दिमाग में ये चलता है कि यार बची वर्ड बोल रहा है, बची में तो सिर्फ CO2 आएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में डालो कि क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन आपका एक्सेस रिएजेंट है, तो रिएक्शन के बाद O2 भी तो बचेगा, है ना। तो रेसिडुअल गैस मिक्सचर का मतलब सिर्फ और सिर्फ CO2 का वॉल्यूम नहीं होगा, रेसिडुअल गैस मिक्सचर में O2 का वॉल्यूम भी ऐड होगा, ठीक है। O2 का वॉल्यूम भी क्या होगा, ऐड होगा। तो हम लोग पहले वो सारी जानकारी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके सवाल आगे पढ़ते हैं। मैं तो अभी बिना पूरा कैलकुलेट किए भी बना सकती हूँ, बट तुम्हें सिखाना मेरा पर्पस है, तो इसीलिए सीख लो। पहले CO2 के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लो। तो CO2 आपके पास, CO2 का टोटल वॉल्यूम आप लोगों के पास कितना है वो बता दो फटाफट। तो फर्स्ट वाली स्टेप से x है और सेकेंड वाली स्टेप से 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस एक्स है, यानी कि कितना है 2 9 18 और माइनस में x, इतना ml CO2 आपके पास टोटल है। O2 के बारे में इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो ये लिखा जाता है 2x, यहाँ पे जो ये लिखा जाता है ये कौन सा O2 होता है, ये वो वाला O2 होता है जिसको हमने रिएक्शन में यूज़ कर लिया। तो कितना यूज़ किया, फर्स्ट स्टेप से 2x, सेकेंड स्टेप से कितना यूज़ किया 27 और यहाँ पे 3x कैलकुलेशन कर लेती हूँ, तो 27 माइनस एक्स ml हम लोग O2 को क्या कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। अब O2 आपने ली कितनी थी, 30 ml ली थी, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन या फिर गिवन आपको कितनी थी, 30 थी। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि कितनी O2 आपके पास रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग में क्या जवाब दोगे, 30 देखो मैंने टोटल ली थी, जिसमें से 27 माइनस ऑफ एक्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ, यानी कि मेरे पास 3 प्लस एक्स ml क्या बच रही है, O2 रिमेनिंग है। मेरे को भले ही अभी आगे सवाल में क्या स्टेटमेंट दी है मैंने ये रीड नहीं किया, बट मैंने सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर ली, निकाल ली। तो अभी जो आप लोगों का रेसिडुअल गैस मिक्सचर है, उस रेसिडुअल गैस मिक्सचर में सिर्फ CO2 नहीं होगा, उस रेसिडुअल गैस मिक्सचर में आप लोगों के पास CO2 भी होगा और साथ ही साथ में जो O2 आप लोगों का बच गया है रिमेनिंग वो भी होगा। तो जो रेसिडुअल गैस मिक्सचर है उसमें जो CO2 है उसका वॉल्यूम कितना है, 8 माइनस एक्स 18 माइनस एक्स, और जो O2 रिमेनिंग है उसका वॉल्यूम कितना है 3 प्लस एक्स, यानी कि रेसिडुअल गैस मिक्सचर का, ठीक है, ये RGM, इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगी तो कितना हो जाएगा 21 ml हो जाएगा, है ना। रेसिडुअल गैस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 21 ml। और रेसिडुअल गैस मिक्सचर इज नथिंग बट अवर क्या है, प्रोडक्ट प्लस आप लोगों का अनयूटिलाइज्ड रिएक्टेंट। ये क्या है, आप लोगों का अनयूटिलाइज्ड रिएक्टेंट जो रिएक्शन में यूज़ नहीं हो पाया। तो ये आपको कितना दिया है 21 ml। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सवाल की स्टेटमेंट में अभी आगे क्या लिखा है करके, सिर्फ तुम्हें सिखाने के पर्पस में मैं बता रही हूँ करके कि किस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन हमने निकाल के रख ली, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो क्या लिखा है, वॉज फाउंड टू बी 21 ml। देखो मेरा भी तो 21 ml ही आया ना, यानी कि भले ही मैंने तुम्हें स्टेप्स दिखाई बट आया ना 21 ml। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है कि इस रेसिडुअल गैस मिक्सचर को हमने NaOH सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया। NaOH हो या KOH हो, दोनों के दोनों CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, हाँ। और 21 ml से आपका वॉल्यूम 7 ml हो गया। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे केमिस्ट्री में मैक्सिमम जगहों पे लोगों का गलत होता है। देखो केमिस्ट्री में 2 वर्ड्स होते हैं, वॉज रिड्यूस्ड, मैथ्स या केमिस्ट्री जो भी आप बोलो, मैथ वर्ड प्रॉब्लम ही तो है, रिड्यूस टू 7 ml और रिड्यूस बाय 7 ml, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है इंग्लिश ग्रामर का। रिड्यूस टू 7 ml का मतलब होता है कि पहले वैल्यू 21 थी, अब वैल्यू 7 हो गई है, तो डिक्रीज हुआ है 14 का।
और अगर ऐसा बोला जाए रिड्यूस बाय 7 ml, तो इसका मतलब क्या है, पहले वैल्यू 21 थी और अब डिक्रीज होके 14 हो गई है, यानी कि अब गैप है आपके 7 का। ठीक है, तो कई लोग क्या करेंगे, इस 7 ml को ही वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ले लेंगे। तो ना, आपका पास पहले 21 था, 21 से 7 हो गया, यानी कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इस केस में कितना है, 14। सो केमिस्ट्री में लैंग्वेज, छोटे छोटे वर्ड्स पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इस टाइप की फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना दिया हुआ है तुम लोगों को, 14 ml दिया है। अच्छा, बढ़िया है, करके वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 14 ml है। अब एक जानकारी तो हमको पता है कि जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन करके आप लोगों का, एक मिनट, ये जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों का होता है, ये उतना ही वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है करके जितनी आप लोगों के पास CO2 का वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना है, 14, और CO2 का वॉल्यूम कितना है हम लोगों के पास, देखो 18 - x। इसीलिए निकालना हम लोगों के लिए क्या हो गया, फ़ायदेमंद हो गया। ठीक है, इसीलिए हम लोगों के लिए यहाँ से आप लोगों की वैल्यू निकालना क्या हो गई, फ़ायदेमंद हो गई। सो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 है, यानी कि CH4 मेरे पास कितना ml है, 4 ml। तो ऑब्वियसली C2H4 मेरे पास कितना होगा, 9 - x, राइट, यानी कि 5 ml। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि वॉल्यूम ऑफ CH4 जो मिक्सचर में है वो 4 ml है, और वॉल्यूम ऑफ C2H4 ये मिक्सचर में आप लोगों के पास कितना है बचा हुआ, यानी कि 5 ml। ठीक है, सो होप्सो कि ये प्रॉब्लम्स तुम लोगों को समझ में आए हो, बट ये बात याद रखना, मेरे समझाने के बाद तुम्हें खुद भी प्रैक्टिस करनी है। अपनी शीट खोलना, शीट में जो तुम लोगों को मतलब PDF जो शेयर किया है उसमें जो पेज नंबर 25 है, पेज नंबर 25 में तुम लोगों को एक सेक्शन मिलेगा 11.7, जिसकी हेडिंग है एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर। उसमें एक सॉल्ड एग्जाम्पल है और उसके नीचे एक अनसॉल्ड एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद पीछे टर्न करोगे तो अगेन एक सॉल्ड एग्जाम्पल, अगेन एक अनसॉल्ड एग्जाम्पल, फिर अगेन एक सॉल्ड एग्जाम्पल, अगेन एक अनसॉल्ड एग्जाम्पल, फिर अगेन सॉल्ड, अगेन अनसॉल्ड। तो ऐसे करके टोटल 8 क्वेश्चंस वहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को पहले अपने नोट्स कॉपी में खुद से बनाना, खुद ट्राई करना कि अच्छा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद शीट के वो सॉल्ड एग्जाम्पल 8 करोगे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ठीक है, तुम लोगों को मैंने एक्सरसाइज शीट जो दी थी, उस एक्सरसाइज शीट में से मैंने कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को करने को मना किए थे। ठीक है, जैसे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन नंबर मैंने तुम्हें मना किए हैं, वो तुम अब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 34 ये अभी आप कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 ये भी हो जाएगा, उसको ट्राई करना। अच्छा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 भी तुम लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 37 ट्राई करो जरा, मेरे को देखना है कि तुमसे 37 बनता कि नहीं बनता। 37 वैसे नहीं बनेगा, ये वाली चीज़ मैं खुद ही बता दूंगी करके। अच्छा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 तो बन जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 39 भी आपको बनना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 40 भी बनना चाहिए। ये सारे के सारे सवाल आज के टॉपिक से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, अच्छा, और बस इतना ही। ठीक है, इतना काम करके रेडी रखो। मेरे हिसाब से ये पूरा काम करने में तुम्हें कम से कम 2-2.5 घंटा लगता है। इसके बाद अगेन मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, वो क्वेश्चंस ऑब्वियस है कि हो सकता है कुछ रिपीटेड हो, रिपीटेड इन द सेंस जो शीट में आ गए हो, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि रिपीटेड ना हो। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 या 6 सवाल तुम्हें मैं दूंगी, उसको अटेम्प्ट करना और उम्मीद करना कि मतलब कोशिश करना कि आपका एक बार में 1 शॉट में आपका कैसा आंसर आ जाए। ठीक है, तो अगर एक बार में कैसा आंसर आ जाएगा तो तुम ये मान लेना कि मोल कंसेप्ट के बेसिस पर आप कोई भी यूडियोमेट्री का सवाल फिर बना सकते हो। ठीक है, एंड अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे वो देखो तुम्हारी शीट में ही, मोल कंसेप्ट वाली शीट में आप लोगों को एक मेथड दी हुई है। वो मेथड का नाम दिया हुआ है कुछ तो सिल्वर करके कोई डिटेक्शन वाला कुछ टॉपिक है उसमें, है ना, प्लेटिनिक क्लोराइड मेथड। ठीक है, और दूसरा एक और मेथड है वहाँ पे तुम लोगों के पास विक्टर मेयर मेथड और सिल्वर सॉल्ट मेथड। तो कल ये तीनों की तीनों मेथड्स हम लोगों को कल कवर करनी है। एंड उसके बाद फाइनली वी आर सेइंग गुड बाय टू आप लोगों का मोल कंसेप्ट, राइट। और भी 2-3 मेथड होंगी, जेदाल्स मेथड वगैरह, जो भी हो कोशिश करेंगे कि संडे तक ये सारी की सारी चीज़ें मैं क्या करवा दूँ, फिनिश कर दूँ। ठीक है,
एंड संडे को जैसे ही ये चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी, मंडे से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ दी आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर टाइम मिले तुम लोगों के पास छोटा सा, तो जो तुम लोगों की 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है उसमें जो एक चैप्टर था ना आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें रुदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह के बारे में कुछ दिया होगा, तो उसको रीड करके रख लेना। ठीक है, जितना ज़्यादा तुम रीडिंग करोगे उतना एफर्ट्स मेरे भी बचेंगे और तुम्हारे भी बचेंगे फालतू के इंट्रोडक्शन में घुसने से। पर डायरेक्ट फिर उसको ये अज्यूम करके मैं पढ़ाऊँगी कि करके तुम लोगों को सारी बेसिक्स करके आते हैं, और जो कि मुझे पता है कि तुम्हें आते हैं करके। ठीक है, तो कल अभी क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो ये है कि सारे इलस्ट्रेशंस पर नोट्स प्रॉपर मेंटेन होना, शीट में जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं और जो अनसॉल्व है उसको अटेम्प्ट करोगे। एक्सरसाइज के जितने सवाल मैंने छोड़ने को कहे थे वो सारे के सारे अभी आप लोगों के बना के हो जाने चाहिए करके। ठीक है, कुछ 8 या 10 सवाल मैं और दूंगी यूडियोमेट्री के। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना, कोशिश करना कि वन शॉट में ही उसका आंसर कैसा आप लोगों के पास आ जाए। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग तुम लोगों के पास ये रहेगी करके कि हम लोग कल या फिर कोशिश करेंगे संडे तक ये मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर फिर फिनिश करेंगे। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा करा देती हूँ, बहुत ही प्यारा सा है ये। मुझे पहला क्वेश्चन मैंने कराने का सोचा था, फिर मुझे लगा कि मैं स्टार्टिंग में अगर तुम्हें इतना प्यारा क्वेश्चन करवाऊंगी तो तुम्हें लगेगा यूडियोमेट्री कितनी अच्छी है, फिर तुम लोगों का दिल टूट जाएगा ना करके, इसलिए इसको आखिरी में रखा है करके। देखो अल्केन बोला है। ठीक है, ये सवाल में इतना भी आसान नहीं है, कई लोगों को नहीं बनता है, तो यहाँ पे ध्यान देना अल्केन के रिस्पेक्ट में। अभी जैसे 10th क्लास में इतना तो पढ़ के आए हो तुम लोग कि अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, राइट। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं अल्केन को कहूँगी कि अल्केन का मैं जनरल फॉर्मूला लेती हूँ CnH2n+2, यहाँ पर मैं रखती हूँ इसको कि मेरे पास अल्केन है CXHY, अगर मैं ऐसे में रखती हूँ तो मुझे पता है कि अल्केन को अगर मैं कंबशन करूँगी तो अल्केन कंबशन होने के बाद CO2 प्रोड्यूस करेगा और H2O। क्योंकि यहाँ पे मुझको ये चीज़ नहीं बताई गई है करके कि आप लोगों का टेम्परेचर वगैरह कितना है ना, बताया तो नहीं है, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर आपको कितना दिया है, रूम टेम्परेचर दिया है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ब्रैकेट, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बैलेंस में x + y/4। अब बताओ तुम्हें 10 ml का अल्केन दिया है, तो 10 ml का अल्केन है तो वहाँ से CO2 कितने ml प्रोड्यूस होनी चाहिए, वहाँ से CO2 प्रोड्यूस होनी चाहिए 10 टाइम्स ऑफ x, है ना। लेकिन CO2 का वॉल्यूम तो कितना दिया हुआ है 30 ml, है ना। वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होना कितना चाहिए 10x, बट गिवन कितना है 30, तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये आ गई x की वैल्यू, यहाँ पुट कर दोगे। अब दिक्कत आती है y की वैल्यू निकालने के लिए। जो लोग ये सोचते हैं कि y की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो वहाँ पे आपको देखो ज़्यादा सोचना नहीं है, बट तुम्हें इतना तो पता है कि अल्केन में अगर कार्बन की क्वांटिटी n होती है तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी को में n को डबल करके +2 ऐड करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो y है, ये y और x के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि 2 टाइम्स ऑफ x + 2। तो अगर ये 2 3 जा 6 है तो 6 + 2 ये कितना होगा 8, तो देयरफॉर तुम लोगों का वो अल्केन क्या है C3H8। ठीक है, बस ये यहाँ तक सभी लोग निकाल लेते हैं, जिसने यूडियोमेट्री पढ़ी है वो यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल में उसकी अटकती है गाड़ी, तो उस अटकी हुई गाड़ी के लिए ये याद रखना कि जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, यानी कि कार्बन अगर आप लोगों का 3 है तो हाइड्रोजन क्या होगा 2n, यानी कि 2 3 जा 6, 6 + 2 8। ठीक है, ऐसा तो इसके लिए हो सकता है यहाँ पे अल्कीन या अल्काइन वर्ड भी आता है, बट कंसेप्ट आपका ऐसा ही रहता करके। ठीक है, सो नाउ वी आर फिनिश्ड विद दी ऑल इलस्ट्रेशंस ऑफ यूडियोमेट्री। जिस ऑर्डर में तुम्हें मैंने बताया है उस ऑर्डर में बस काम कल कैसा अटेम्प्ट वगैरह पूरा कर लेना। जितने भी तुम लोगों के 5 या 6 डाउट्स वगैरह रिमेनिंग रह गए कल आफ्टरनून तक मैं कोशिश करूँगी कि पूरे के पूरे बता सकूँ करके उसको। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यूडियोमेट्री।